कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते कमजोर शुरुआत, उसके बाद रिकवरी और रिकवरी के बाद सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार। अब तक की है ये कहानी। आखिरी 1.5 घंटे में क्या कुछ होगा? अब भी ग्लोबल संकेत कमजोरी के हैं। हफ्ते का आखिरी सेशन है, क्या करें आप बचे हुए समय में, क्या करें सोमवार की तैयारी, रहेगा खास फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। ढेरों सवाल हैं आपके और जवाब आपको यहीं पर मिलेगा, सिर्फ जी बिजनेस पर। जानेंगे अनिल जी से कि किस तरह से अब बाजार में आपकी अप्रोच होनी चाहिए। उससे पहले बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? बड़ी बात ये दीप की ग्लोबल संकेत कमजोर है। कल की छुट्टी के बाद जब भारतीय बाजार आज खुले तो अमेरिका की कमजोरी का असर साफ दिखा है। निफ्टी 125 अंक गिरकर 16,450 के करीब है। अच्छी बात है कि 16,375 के पहले बड़े लेवल के आसपास बाजार ने लिया है सपोर्ट। निफ्टी बैंक 35,000 के लेवल को होल्ड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब भी 550 अंक कमजोर है और यहाँ पर भी दबाव है। मेटल इंडेक्स सबसे ज़्यादा प्रेशर यही बना रहा है बाजार में। आज फिर से मेटल इंडेक्स में लगातार तीसरे दिन तेज गिरावट होती दिख रही है। टाटा स्टील और JSW स्टील जैसे दिग्गज निफ्टी के टॉप लूजर हैं, 6-6, 7-7% ये गिरते हुए दिख रहे हैं। वेदांता जैसा स्टॉक आज फिर से 7%, परसों 11% गिरने के बाद तो तेज गिरावट वहाँ पर होती हुई दिख रही है। सिर्फ FMCG एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। सबसे ज़्यादा लीवर 4% की मजबूती के साथ टॉप गेनर। वजह ये कि जो पाम ऑयल के इंपोर्ट को कम करने के लिए सरकार ने योजना बनाई है, जो पॉलिसी लेकर आए, उसका फ़ायदा FMCG शेयरों को मिलेगा जिन्हें पाम ऑयल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और इनके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होने की उम्मीद में सारे के सारे FMCG शेयर तेज़ी के साथ चल रहे हैं। नेस्ले, एशियन पेंट्स आदि शेयर मजबूत हैं। सरकारी बैंक, फार्मा, ऑटो, ये 3 और सेक्टर ऐसे हैं जो 1 से 1.5%, 3% तक लुढ़कते हुए दिख रहे हैं। फार्मा शेयरों में भी ये महीना काफ़ी खराब रहा है, लगातार मार पड़ती हुई दिख रही है। कहीं कोई राहत के संकेत आते नहीं दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजारों से 200 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और यूरोप आज फिर से 0.5% नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन भारतीय बाजारों का अब तक का। दीप बिल्कुल सर, तो यह है आपके लिए पूरा एक्शन। और सर, वही आपसे समझना था कि कैसे समझें भारतीय बाजारों के एक्शन को, क्योंकि गैप डाउन हुआ जो एक्सपेक्टेड था। आपने भी कहा सुबह उतना खराब नहीं था, वहां से फिर अच्छी रिकवरी आई और रिकवरी के बाद निफ्टी तो रेंज में है सर, बैंक निफ्टी थोड़ी ज्यादा कमजोरी दिखा रहा है। 35,000 का लेवल हालांकि होल्ड करने की कोशिश इस समय जारी है। कैसे समझें सर इस एक्शन को, क्योंकि विक्स में भी आज बड़ा उछाल दिखा है सर? दीप देखिए, बिल्कुल वही हो रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। निफ्टी कमज़ोर है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा कमज़ोर है, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर और भी ज़्यादा कमज़ोर है। देखिए, निफ्टी की तो कोई खास चिंता है नहीं, वहाँ पर तो सपोर्ट आपको किसी न किसी सेक्टर से, किसी न किसी कहीं से मिल जाएगा, चाहे वो IT हो या फिर FMCG, जो दोनों मिलकर निफ्टी को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। मिड कैप IT शेयरों में देखिए तगड़ी खरीदारी है और दिग्गज FMCG शेयरों में देखिए शानदार खरीदारी है। तो निफ्टी को लेकर ज़्यादा समस्या है नहीं। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा दीप के जिस तरह से 2 दिनों में ग्लोबल मार्केट्स रहे, जिस तरह से डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे, उसको देखते हुए निफ्टी एक्चुअली कमज़ोर है ही नहीं, उल्टा मजबूत है। कायदे से आज गिरने के लिए निफ्टी के लिए बहुत बढ़िया दिन है, जब 16,125, 16,250 की जो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है उसको निफ्टी टेस्ट कर सकता था, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उसके विपरीत पहले ही सपोर्ट लेवल 16,375 से गूंज गया। ये निफ्टी की ताकत दिखाता है, लेकिन वाकई में निफ्टी ताकतवर है इसका मतलब क्या पूरे बाजार में जान है? शायद नहीं। 35,000 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश भरी बैंक निफ्टी कर रहा हूँ, लेकिन ताकत बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी नहीं है। और ये अगर बहुत ज़्यादा आज गिरता हुआ आपको नहीं भी दिख रहा है तो उसकी वजह ये कि परसों ही बैंक निफ्टी ने कमजोरी के खास संकेत दे दिए थे। अब आइए स्टॉक्स में, कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो बेहद कमज़ोर है, जहाँ पर ट्रेडर्स की तरफ से लॉन्ग पोजीशन अभी भी काफ़ी है। मसलन मेटल्स अब भी बहुत कमज़ोर है। आज मेटल शेयर में एक लोट में भी काफ़ी बड़े पैसे लगते हुए नजर आ रहे हैं, तो मेटल शेयरों में अभी भी मजबूती नहीं है। ब्रॉडर मार्केट में आप निफ्टी के बाहर देखेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अब भी बिकवाली का माहौल है, वहाँ पर कहीं कोई दूर दूर तक खरीदारी नज़र नहीं आ रही। तो ओवरऑल मूड माहौल अगर आप देखेंगे तो बाजार का काफ़ी कमज़ोर है। सिर्फ इंडेक्स को देखकर शायद आपको कमज़ोरी का अंदाज़ा न लगे और जितनी मार पड़ती हुई दिख रही है उसका अंदाज़ा न लगे, लेकिन इंडेक्स के बाहर समस्या काफ़ी ज़्यादा है, वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। तो आई थिंक हो सकता है इंडेक्स में आपको करेक्शन प्राइस वाइज ज़्यादा न दिखे, लेकिन स्टॉक में प्राइस वाइज करेक्शन भी दिखेगा। हो सकता है इंडेक्स में रिकवरी आती दिखे, लेकिन स्टॉक्स में रिकवरी आने में भी और टाइम वाइज करेक्शन भी आपको लग सकता है, यानी कि रिकवरी में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, वो साफ है। ऐसे में आपको स्ट्रेटजी ठीक यही रखनी चाहिए जिसकी सुबह हम जिक्र कर रहे थे।
16,475, 16,525, ये 50 पॉइंट की रेंज ऐसी है जो आपके लिए हल्का होने की रेंज है। इस रेंज में आए तो यहाँ खरीदने के बजाय थोड़ा हल्का होने की कोशिश करें। अगर आप फंसे हुए हैं तो वापस से 16,525, 530 के ऊपर निफ्टी जब बंद होगा तो ताकत के फिर से अंदाजे आपको आते हुए दिखेंगे। तो आपको दो चीज़ें चाहिए, एक 16,525, 16,550 के ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी पर हमारे यहाँ, दूसरा ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी। अमेरिकी बाजारों में अगर उतार चढ़ाव भरे सेशन जो कल रात को हमने देखे उसके बाद आज 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे है, लेकिन अगर डाउ फ्यूचर्स उसके मुकाबले में अमेरिकी बाजार मजबूत हो पाए तो ये दो चीज़ें होने पर ही बाजार का मूड माहौल बदल सकता है। देखते हैं अगले हफ्ते क्लियर कट डायरेक्शन मिलेगा, लेकिन आज बचे हुए 1.5 घंटे में कोई साइजेबल बड़ी रिकवरी आएगी इसकी संभावना फिलहाल कम दिख रही है। दीप जी बिल्कुल, तो अब बड़ी रिकवरी की तो आस लगाना जरूरी नहीं है। थोड़ा ब्रॉडर मार्केट्स में भी आज गिरावट है, पर देखते हैं कि इन लेवल्स को बाजार कितनी सक्सेसफुली डिफेंड करता है। चलिए फिर जानते हैं कौन से हैं ऐसे अहम इवेंट्स जहां पर आपको रखनी है नजर, और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स भी। वरुण और मानसी दोनों हमारे साथ हैं तैयार। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर रखनी है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। कल अरविंद फैशन पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं, इस पर नजर रहेगी। और सोमवार के दिन लिस्टिंग का दिन होगा। नुवोको विस्तास कॉर्प लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। इनका प्राइस बैंड 560 टू 570 पर शेयर का है। वहीं एप्टिस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ की भी लिस्टिंग सोमवार को होती हुई यानी कि 23 अगस्त को होती हुई हम देखेंगे। प्राइस बैंड 346 टू 353 पर शेयर। कैनरा बैंक के इश्यू प्राइस पर एक बोर्ड बैठक सोमवार के दिन होने जा रही है। और इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस ओएफएस जो आज नॉन रिटेल के लिए खुला है, सोमवार के दिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओएफएस खुलेगा। अस्ट्रा लिमिटेड, डीएलएफ और सन फार्मा एक्स डिविडेंड 23 अगस्त को ट्रेड होते हुए दिखेंगे। तो सोमवार तक के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। बिल्कुल, तो कुछ अहम ट्रिगर्स आपके लिए जहां पर रखनी है आपको नजर आए। वरुण से खबरों वाले शेयर्स जाने उससे पहले सिमी जी एक कॉल के साथ हैं तैयार, तो बिगुल सिमी जी के लिए सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। सिमी जी गुड आफ्टरनून, बताएं। अभी मोमेंटम एफएमसीजी शेयर में है, तो इस बार का मेरा पिक एफएमसीजी शेयर में से ही होगा। मैरिको को वॉच कर रही हूँ। मैरिको में एक ब्रेकआउट आ रहा है, 527 के ऊपर ब्रेकआउट आया है, 531 के आसपास अभी भाव है। मुझे लगता है दीपांशु ये स्टॉक आज ही के आज 538, 545 ये दो लेवल आज ही के आज टेस्ट करेगा, 38 और 45। और उसके बाद मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक तक अगर होल्ड करेंगे तो 550, 555 का लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। करंट लेवल पर खरीदारी करने का सलाह होगा और स्टॉप लॉस रहेगा 524 के नीचे। 538, 545 का इंट्राडे का टारगेट और नेक्स्ट वीक के लिए 550, 555। मैरिको मेरी तरफ से पहला कॉल। ओके, तो डिफेंसिव कॉल के साथ ही जा रही हैं सिमी जी, और नजर रखिए मैरिको जिस पर अभी एक बढ़िया मोमेंटम आते हुए दिखा है। फिलहाल डेज हाई पर कर रहा है ट्रेड। बाकी डिफेंसिव स्पेशली एफएमसीजी में आज अच्छा एक्शन है, पर उससे पहले चलते हैं वरुण के पास जानने के लिए कि कौन से हैं आज के खबरों वाले शेयर्स। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, तो सबसे पहले तो नैटको फार्मा या एमरिको कोर्ट से इस कंपनी को झटका लगा है, क्योंकि फार्मा साइकिल्स के साथ इस कंपनी का एक विवाद चला था एक दवा को लेके, और उसके खिलाफ यानी कि नैटको फार्मा के खिलाफ ये फैसला आया है। हालांकि ये फिर से इसके खिलाफ अर्जी देने वाले हैं। वहीं कैडिला हेल्थ जायडस ने CHEMI केमी के साथ करार किया है। एक इंजेक्शन के लॉन्च के लिए करार जो है वो कंपनी के ने किया है। अमेरिका में इंजेक्शन के लॉन्च के लिए करार है ये। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, यहाँ पे S&P के तरफ से इन दोनों कंपनियों के जो रेटिंग है उसको अंडर वॉच रखा गया है। हालांकि पॉजिटिव व्यू के साथ अंडर वॉच रखा गया है। स्टील शिप्स वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इस कंपनी को $1.1 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। सोम डिस्टिलरीज 7 इंक्स ब्रिवरीज के साथ इसने बियर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। BF यूटिलिटीज़ के नंबर्स आए हैं जहाँ पे घाटा 35 करोड़ से घटकर 9 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है और आय में भी बढ़ोतरी हुई है। श्री रामा न्यूज़ प्रिंट इस कंपनी ने अपडेट दिया है कि पेपर डिवीजन जो है वो मेंटेनेंस के लिए अगले कुछ समय तक उसमें कामकाज जो है वो बंद रहने वाला है। कुछ ब्लॉक डील्स हुई है। पेट्रोनेट एजेंसी में 54 लाख, मैक्स हेल्थ केयर में 27 लाख शेयर, सेल में 4.4 लाख शेयर्स, एम्बेसी रीट में 74.7, फेडरल बैंक में करीब 36 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। और एक कंपनी AGS ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज, इसने सेबी में IPO के लिए अर्जी दी है। 800 करोड़ ये जुटाने वाले हैं इस पूरे IPO से।
ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है, पर एक्शन है भरपूर एफएमसीजी काउंटर्स में ही और जबरदस्त मूव आती हुई दिख रही है एफएमसीजी दिग्गज एचयूएल में। चार्ट कॉर्नर का भी पिक था कुछ दिन पहले, किरण जी ने भी यहां पर कॉल दी थी। किरण जी गुड आफ्टरनून। एचयूएल जबरदस्त तेजी में है सर, क्या करें अब? दीप, वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी। और बिल्कुल एफएमसीजी के क्षेत्र में 2 स्टॉक्स रेकमेंड किए थे पिछले हफ्ते, एक तो हिंदुस्तान यूनिलीवर था, दूसरा डाबर था। दोनों ही अच्छे आउट परफॉर्मेंस दिलाते नजर आ रहे हैं और अभी भी मुझे लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो ऑप्शन चेन डेटा उभर के आ रहा है वो बहुत शानदार है। आज के लिए मेरा मानना है कि इधर से और 30-40 रुपए की अपमूव बिल्कुल बाकी देखने को मिलेगी। आपका अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2575 का रहेगा, मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 2650 2660 के देखने को मिल जाने चाहिए, ये भी आज। तो जिस तरीके से ऑप्शन चेन डेटा में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, मुझे लगता है हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके साथ साथ डाबर की भी बात करें, डाबर में भी मुझे लगता है कि इधर से अच्छी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। इधर कोई ऑप्शन चेन डेटा में कोई रुझान देखने को नहीं मिल रहा है, पर जिस तरीके से इधर डिमांड देखने को मिल रहा है, मेरा मानना है कि अभी जो लॉन्ग पोजीशन है इनके लिए आपका स्टॉप लॉस रहेगा 602 का, और टारगेट्स के लिए 615 के आसपास के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। ये है आपके लिए राय इस वक्त डाबर पर आती हुई। आइए बढ़ते आगे और एक्सक्लूसिव रिसर्च आपके लिए आने की तैयारी में, लेकिन उससे पहले वागले साहब है तैयार, और वागले साहब के लिए बिगुल वागले का वंडर। बताए वागले साहब। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। आई थिंक यही स्पेस में रहना ठीक होगा। मेरे रडार पर आया है ब्रिटानिया 3820 3825 के करंट भाव से बाय करें। 3780 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1% की रिस्क होगी, और मुझे लगता है 3900 3950 तक यहाँ से मूव आज और मंडे तक आनी चाहिए। तो यह है आपके लिए ब्रिटानिया में खरीदारी करने की राय। 3780 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करें। 3900 तक के टारगेट के लिए यहां पर वागले साहब की तरफ से खरीदारी की राय। एक ही स्पेस है जो है मजबूत और खरीदारी का मौका दे रही है, वो है आपके लिए एफएमसीजी की। आइए बढ़ते आगे। एक स्टॉक जो है एक्शन में, फोकस में, रडार पर, कावेरी सीड्स, जिसने हाल ही में आपके लिए ऐलान किया बायबैक का। हमारी रिसर्च टीम ने एक्सक्लूसिव रिसर्च की और आपके सामने रख रही है कितना बायबैक हो सकता है, किस प्राइस का हो सकता है, ये पूरी डिटेल्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं वरुण दुबे। वरुण बताइए क्या कह रही है जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च। देखिए अनिल जी, हमारे एक्सक्लूसिव रिसर्च के मुताबिक जो बायबैक की रेंज होगी वो है 710 से 760 रुपए की रेंज। ये 50 प्राइस की रेंज है जिसमें बायबैक आ सकता है। और अगर आप एग्जैक्ट फिगर जानना चाहते हैं तो हमारा अनुमान है कि 750 के भाव पे कंपनी जो है बायबैक कर सकती है। अब काफ़ी सारा पास्ट डेटा हमने खंगाल के देखा कि किस तरह के कंपनी का ट्रेंड रहा है, किस तरह का बायबैक कंपनी ने किया है। तो देखिए ये पहली बार नहीं है जब कंपनी बायबैक कर रही है। इसके पहले 3 बार, यानी कि 2017, 18, 19, ये 3 साल में कंपनी ने लगातार बायबैक किया है, और उसके बाद अब चौथी बार कंपनी जो है वो बायबैक करने जा रही है। कंपनी का पिछला ट्रेंड बताता है कि कंपनी अपने टोटल इक्विटी जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उसका करीब 4.35 से 4.44% के आसपास का बायबैक जो है वो करती है। और साथ ही साथ अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो पिछले तीनों बार का ये ट्रेंड दिखाता है कि कंपनी का जो प्रीमियम रहता है, जो क्लोजिंग प्राइस जिस दिन कंपनी ने ऐलान किया बायबैक का, उस दिन से करीब 23 से 33% के आसपास के प्रीमियम पे कंपनी जो है वो हमेशा बायबैक करती है। आप 2018 में अगर आप देखेंगे, 17 में देखेंगे तो 23% था, 18-19 में करीब 33.33% पे कंपनी ने बायबैक किया था। तो अगर इन सब पैरामीटर्स को आप ध्यान में रखेंगे और जो खर्चा कंपनी लगातार बायबैक पे करते जा रही है वो करीब 196 से 200 करोड़ के आसपास का है। तो इन सब पैरामीटर्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये निकल के आता है कि कंपनी का जो बायबैक का प्राइस है वो 710 से 760 के बीच में रह सकता है, और एग्जैक्ट प्राइस 750 के आसपास रह सकता है। और अगर ये कंपनी ने बायबैक किया तो करीब 27 लाख शेयर्स के आसपास का बायबैक जो है वो ये कंपनी करने वाली है। और अगर पिछला ट्रेंड भी देखेंगे तो इसके पहले कंपनी ने जो बायबैक किया था 2 बार 675 और तीसरी बार 700 के रेट पे किया था। तो इन सब के पास्ट ट्रेंड्स और बाकी कैलकुलेशंस के मुताबिक 750 के भाव पे बायबैक आना चाहिए। लेकिन हाँ, रेंज भी याद रखिए 710 से 760 का है। तो ये है आपके लिए 25 से 33% प्रीमियम पर बायबैक आने की संभावना यहां से बन सकती है। 565 रुपए के आसपास का दाम है। देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। जैन साहब भी हमारे साथ हैं। जैन साहब, क्या करना चाहिए? क्या अभी खरीदारी करके 700 के ऊपर के बायबैक आए उसमें बेचा जाए या छोड़ दें? क्या व्यू है आपका इस स्टॉक पर, कावेरी सीड्स?
देखिए बहुत ही वॉलेटाइल नेचर का स्टॉक है और अच्छा खासा करेक्ट हुआ ऊपर के लेवल से 817 के हाईज बनाने के बाद ये अभी जिन लेवल्स पे यहाँ से बहुत सही कह रहे हैं वरुण जी की 750 तक के लेवल्स का बायबैक आ सकता है। और जनरली जो कंपनियां बायबैक के मूड में रहती है वो हर साल ऐसे ही करते हैं जैसे आईटी कंपनीज की तरह बिहेव कर रही है। बट इनका इस बार जून क्वार्टर का मैं रिजल्ट देख रहा था तो पिछले जून के मुकाबले हल्का था और इनका मार्च क्वार्टर हमेशा खराब जाता है क्योंकि उस टाइम पे इनकी सेल्स नहीं होती उतनी। सो ओवरऑल मैं कहूंगा कि जिस तरीके का मार्केट माहौल है, मूड है, तो थोड़ा एक बार वैसे ही वेट एंड वॉच का माहौल बन गया। मिड कैप स्मॉल कैप हल्के चल रहे हैं और सितंबर की 1 तारीख से एक बड़ा रेगुलेशन आने वाला है जो कैश कोलैटरल और मार्जिन्स को लेकर, तो उसका भी मुझे कहीं ना कहीं इंपैक्ट ऐसा लगता है कि मार्केट्स में दिख रहा है। सो लेट्स सी, मैं हो सकता है कि ज्यादा प्रीएम्प्ट कर रहा हूं उस चीज को आज मार्केट का मूड माहौल खराब देखते हुए, बट स्टिल जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। बट अपॉर्चुनिटी के लिए अगर एनकैश करना तो हो सकता है कि प्राइस अनाउंसमेंट का वेट करें और किस तरीके का बायबैक आता है उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसा कुछ लगता नहीं कि बहुत ज्यादा उस दिन कुछ होगा ऐसा, क्योंकि जिस तरीके का माहौल मिड कैप स्मॉल कैप में बना हुआ है। सो आई थिंक वी शुड वेट एंड वॉच। तो वेट एंड वॉच वाला मामला है कावेरी सीड्स में इस वक्त। और यहाँ पर आपके लिए राय बायबैक पर 710 से 760 रुपए के रेंज की आती हुई हमारी टीम की तरफ से। चार्ट्स के लिहाज से भी एक बार समझ लिया जाए अगर खरीदना है तो कौन सी रेंज सही होगी, इसके लिए यहाँ पर एंट्री करने के लिहाज से कावेरी सीड्स में वो भी एक बार देख लिया जाए चार्ट्स पर किस तरह का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। बताएं किरण जी, किन लेवल पर एंट्री करनी चाहिए अगर किसी को पोजिशनली खरीदना है, यहाँ से खरीद कर बायबैक में टेंडर करना हो? अनिल जी, लॉन्ग टर्म चार्ट्स अगर देखते हैं तो करंट लेवल्स सपोर्ट लेवल्स के आसपास ही देखने को मिल रहे हैं। तो करंट लेवल्स 565 से लेके 550 ये बाइंग जोन रहेगा कावेरी सीड्स के लिए। और मैं मानता हूं कि जो पुल बैक आएगा, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 675 का है, तो 675 मेरा टारगेट रहेगा अगर ये पॉजिटिव न्यूज आती है तो। 675 तक जा सकता है अगर मूड माहौल ठीक रहे और यहाँ पर तेजी बनती हुई दिखे, तो ये हो सकता है आपके लिए बायबैक के लिहाज से। इस स्टॉक में कावेरी सीड में आप कर सकते हैं ये एक्शन पूरा का पूरा। आइए एक्शन कुछ और बढ़ते हुए नजर आ रहा है और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं यार। लेकिन ल्यूपिन एक और स्टॉक है, सुमित जी जरा अपडेट है। सुबह आपने ल्यूपिन का भी पुट ऑप्शन लेने की राय दी थी, स्टॉक 4% के आसपास नीचे मैंने लास्ट जब देखा था नजर आया। टारगेट्स हासिल हुए हैं या फिर होने बाकी हैं? अपडेट और साथ ही साथ अगर कोई रिवाइज टारगेट्स हैं स्टॉप लॉस है तो बताएं सर। अनिल जी बिल्कुल 100% टारगेट्स हासिल हुए हैं। डेज लो के आसपास लुपिन अभी ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से फार्मा स्टॉक्स में दबाव है, हो सकता है लुपिन में और थोड़ा सा दबाव देखने को मिले। मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। नीचे में 920 910 के आसपास में अभी लुपिन में सपोर्ट है, तो वहां तक शायद देखने को मिल सकता है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस बन रहा है अभी 945 950 के आसपास बन रहा है। ये लेवल जब ऊपर में टूटेंगे तो फिर वापस से ये रिवर्स हो जाएगा। जब तक ये लेवल नहीं टूटता है तब तक काउंटर वीक है और सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिल रहा है। तो एटलीस्ट आज 3.5 तक तो वेट करना चाहिए और वहां तक फिर एंड में क्लोजिंग में बुक करके जा सकते हैं। यह है आपके लिए लुपिन पर राय। सुमित जी ने आज सुबह पुट खरीदवाया था और काफी बड़ा ब्रेकडाउन आ गया है। अब देखते हैं टुवर्ड्स क्लोज ऑफ ट्रेड क्या चाल रहेगी लुपिन की। पर सिमी जी को पसंद आ रहा है एक स्टॉक, बिगुल उनके लिए सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। सिमी जी आपका ऑडियो म्यूट हो गया, जरा अनम्यूट करके बताइए मैम। हाँ दीपांशु, इस बार पीडीलाइट को देखना पड़ेगा। पीडीलाइट में खरीदारी करने का कॉल देना है। पीडीलाइट अभी 2278 के आसपास है, करंट लेवल पर ही खरीदना पड़ेगा। पहला टारगेट होगा 2295, दूसरा 2310 और तीसरा 2330। ये तीनों टारगेट्स के लिए पीडीलाइट को खरीदकर चलने का सलाह होगा। और मुझे लगता है कि पीडीलाइट के लिए एक बड़ा सा स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ब्रेकआउट काफी लोअर लेवल पर आया था। आज मुझे लगता है कि अभी के लिए अगर कोई करंट लेवल पर खरीद रहा है उन लोगों के लिए 2265 के नीचे ही स्टॉप लॉस होगा। ओवरऑल पोजिशनली दीपांशु मुझे लगता है कि 2240 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के अगर कोई वेट करता है तो एक ही महीने में मुझे लगता है कि 2380 से 2450 तक का रैली भी पीडीलाइट में देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल बड़े टारगेट के लिए बड़ा स्टॉप लॉस के साथ पीडीलाइट को खरीदने का सलाह होगा। पीडीलाइट मेरी तरफ से इस बार का बाय।
ओके, तो सिमी जी की तरफ से है पिडलाइट पर खरीदारी की राय, नजर रखिए इस काउंटर पर, एक्शन में आपको आते हुए दिख रहा है। एक्शन में है एफएमसीजी स्टॉक्स और उसमें एक बढ़िया फैक्टर आज आया भी है, सरकार की तरफ से पॉलिसी आई है जहां पर आपको रखनी है नजर, तो उस पर हम थोड़ी डिटेल्स देंगे। हमने एक्सक्लूसिव खबर भी आपको बताई थी, पर एक और जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर आज मुहर लगी है और ये लेकर है पावर सेक्टर, स्पेशली श्नाइडर और एचपीएल इलेक्ट्रिक जैसे स्टॉक्स में जो आप तेजी देख रहे हैं उसकी अहम वजह भी यही है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल्स। कुशल हमारे साथ हैं तैयार। कुशल बताइए। बिल्कुल, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ डिटेल्स जो हैं अब सरकार की तरफ से ऑफिशियल जो नोटिफिकेशंस है वो निकल कर आ रही है। हमारी जो खबर है जी बिजनेस की उस पर फाइनली अब मुहर लगती हुई दिख रही है। आप देखिए 2025 तक सबके घरों में जो है स्मार्ट मीटर लगते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो भारत में 100% जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स हैं वो लेकर जो नई सरकार है उसकी नोटिस तरफ से, इनफैक्ट शहरी ग्राहकों को जो है दिसंबर 2023 तक ये जो पुराने मीटर्स हैं वो बदलकर स्मार्ट मीटर सप्लाई करे जाएंगे और बाकी जो ग्राहक हैं उनको मार्च 2025 तक की टाइम लिमिट दी गई है। इनफैक्ट यहाँ पर जो मेन आइडिया था सरकार का वो पावर थेफ्ट को लेकर था, बिजली की चोरी को लेकर था और साथ ही जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, उनका घाटा जो है वो कम हो सके। ये जो दो मेन पर्पस थे, इस वजह से ये स्मार्ट मीटर वाला जो मिशन है ये इनिशिएट किया गया था। अब ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर मिशन के अपडेट जो है वो काफी सारे निकल कर आए हैं पिछले कुछ महीनों में, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप देखिए पूरे देश में सरकार की जो योजना है करीब 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की है, जिसका कुल आवंटन ये 22,500 करोड़ रुपए का रखेंगे। इनफैक्ट स्मार्ट मीटर के लिए अगर आप देखें तो पावर मिनिस्ट्री ने पहले ही जितनी भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये कह दिया है कि अब आप अपने स्मार्ट मीटर्स पर स्विच करने के लिए, साथ ही काफी सारी कंपनियां भी अब अपनी रुचि जो है दिखा रही है। खासकर पावर ग्रिड आप देखिए स्मार्ट मीटर्स में उतरने की तैयारी में है और गोवा या स्टेट वाइज जो पॉलिसीज भी हो रही है स्मार्ट मीटर्स को लेकर वो भी अब सामने निकल कर आ रही है। मिसाल के तौर पर गोवा मैंने रखा है जहां पर फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन के लिए इन्होंने अपना प्लान तैयार कर लिया है। बिल्कुल, तो पावर सेक्टर और स्पेशली कंपनीज जो पावर मीटर्स बनाती हैं उनके लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। जैन साहब, आपके रेडार पर है श्नाइडर इलेक्ट्रिक या फिर एचपीएल इलेक्ट्रिक, बढ़िया मूव्स आती हुई दिख रही हैं और जो ये खबर है उसका इंपैक्ट आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, सर्टेनली है, ये रडार पे स्नाइडर इलेक्ट्रिक है और जब भी कोई भी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो इस स्टॉक की जिक्र जरूर होता है, बट समहाउ मुझे फंडामेंटल्स इन सिंक नहीं लग रहा हो। और जो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है 25 करोड़, मतलब एक फैमिली में अगर 4 या 5 मेंबर बोले तो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया, मतलब इतनी फैमिलीज होगी 130 करोड़ के पॉपुलेशन में, तो पूरा इंडिया कवर होगा। इट्स अ वेरी बिग न्यूज, बट समय भी है 2025 तक का जो समय दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इस दौरान कई बड़ी कंपनियां, जैसा पावर ग्रिड का नाम आ रहा है, ऐसे और भी कंपनियां सामने उभर के आएगी जो इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने की कोशिश करेगी। आईटीआई इज वेल इक्विप्ड, सो मुझे लगता है कि क्लियरली इसको लेकर बहुत बड़ा कोई बेनिफिट मिल जाए स्नाइडर को या एचपीएल को, ऐसा नहीं है, बट यस दे आर सर्टेनली गुड कंटेंडर्स और वो लोग अच्छी वो है, बट फंडामेंटल्स इन सिंक नहीं जा रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फंडामेंटली नहीं लगा, बट फिर भी जिन्होंने ले रखा है इस न्यूज पे बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और मुझे याद है शायद मैं इसी शो में था जिस दिन ये न्यूज जी बिजनेस में पहली बार लाई गई थी और आज उस पर मोहर लग गई। दैट्स ग्रेट। सो मेरे हिसाब से होल्ड है और चूंकि मार्केट्स के सेंटिमेंट्स खराब है तो ये स्टॉक्स और भी रिएक्ट करते हैं पॉजिटिवली, बट यस जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करे। और मुझे लगता है ये बड़ी पावर कंपनीज में देखेंगे और कौन अपॉर्चुनिटी एनकैश करेंगे। पावर ग्रिड इज सर्टेनली अ बाय फ्रॉम माय साइड। ओके, तो पावर ग्रिड पसंद है जैन साहब को, बट पूरा पावर सेक्टर में एक्शन और स्पेशली श्नाइडर और एचपीएल जहां पर इन दोनों कंपनीज को इसके फायदे भी होते हुए दिखेंगे। कुछ और काउंटर्स जहां पर अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। पावर स्टॉक्स की तो हम बात कर ही रहे हैं, बट आईटीसी में अभी अभी थोड़ा सा एक्शन बनते हुए दिखा है। बंसल जी जरा आईटीसी के चार्ट देखिए, आज एफएमसीजी में पूरा एक्शन है, आईटीसी भी अब पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहा है। क्या यहाँ पर कोई ट्रेड बनेगा सर? देखिए दिपांशु, आईटीसी में नीचे में काफी अहम सपोर्ट है 204, 205 के अराउंड और उन्हीं स्तरों से एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास है दिपांशु होल्ड करें। ऊपर में 211, 212 के लेवल जब क्रैक होंगे, 211, 212 के लेवल जब क्रैक होंगे तब इसमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। और दीपांशु सुबह सुबह अनिल जी ने एक प्रश्न करा था, उन्होंने लीवर को स्पॉट करा था और पूछा था कि लीवर चलेगा तो निफ्टी को संभालेगा कि नहीं संभालेगा। तो मेरा भी दीपांशु अनिल जी से एक प्रश्न है कि पूरा एफएमसीजी चल रहा है
आईटीसी में वो करंट मिसिंग है, तो ऐसा क्यों अनिल जी? ओके अनिल जी बंसल जी पूछ रहे हैं कि एफएमसीजी में मूव आ रही है और इंडेक्स को सपोर्ट देने की भी कोशिश कर रहा है, आईटीसी कब चलेगा सर? चलेगा, कब का जवाब तो किसके पास है, लेकिन हाँ चलेगा ये जरूर है। मेरे ख्याल से जब सबका धैर्य खत्म हो जाएगा, अभी भी बहुत लोग उम्मीद लगाकर बैठेंगे ये चलेगा, जिस दिन सब लोग मान लेंगे कि नहीं चलेगा, मेरे ख्याल से वो दिन होगा तब ये चलेगा। तो बंसल जी आपको उम्मीद है ये चलेगा? अनिल जी मुझे तो उम्मीद है, बट अनिल जी मुझको उस खेमे में मत रखिए आप, मुझको उस खेमे में मत रखिए कि मैं उम्मीद छोड़ूंगा। अनिल जी मैं उम्मीद थोड़ा सा और वक्त है, जब तक बंसल जी को उम्मीद है तब तक थोड़ा सा वक्त है। बंसल जी एक बार आप थोड़ी सी अपनी उम्मीदें कम करें कि हाँ अब तो इसको अगले बुल रन में ही चलना है, उसके बाद देखिए फिर क्या होता है। ये तो सीधे मजाक वाली बात है, लेकिन दीप वही है कि हर स्टॉक का एक वक्त होता है, किसी का अच्छा और किसी का बुरा। तो शायद आईटीसी अभी भी अपने बुरे वक्त से निकला नहीं है। देखो कब होता है क्या होता है, लेकिन होगा ये बात पक्की है, वक्त किसी को पता नहीं। यही है खूबसूरती बाजार की। आइए बढ़ते आगे, और ढेर सारे स्टॉक्स एक्शन में, और थोड़ी देर में हमारे साथ सेठी साहब भी कार्यक्रम में होंगे शामिल, उनसे भी हम पूछेंगे कि क्या और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन हो सकता है। मेटल शेयर यहां पर अच्छी तेज गिरावट हुई है 3 दिनों में। जैन साहब आपको लगता है कहीं कोई अब खरीदारी के मौके बन रहे हैं मेटल स्टॉक्स में, या अभी भी दूर रहे? क्या है व्यू आपका, और यदि आपको कुछ पसंद है तो बताएं। दूर तो ठीक है, बात सही है कि एक बार करेक्शन आया और लाजमी था, ग्लोबल क्यूज भी नेगेटिव थे इंडस्ट्री के लिए, और कहीं ना कहीं बड़ा रनअप भी आ चुका है। बट यस, जब इन टाइप की साइकिल्स आती है तो ये इतने कम समय के लिए नहीं आती है, तो मेरे हिसाब से तो देखिए होल्ड करके रखे। बट अगेन इसमें मैं माइनिंग वाली जो कंपनियां उन पे ज्यादा फोकस रहता हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एनएमडीसी है, बहुत ज्यादा करेक्शन हो चुका है, तो वहां पे जिन्होंने ले रखा, हालांकि एक ओएफएस का ओवरहैंग था, उसके बाद टूटा ही है, तो फिर भी वहां पे होल्ड करके रख सकते हैं। KIOCL है, कुद्रेमुख इंडस्ट्रियल, उसको हालांकि मैंने बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं किया, बट मुझे वो कंपनी बहुत बढ़िया लगती है। वहां पे एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या, पहले डर लगता था कि वहां पे सरकार की स्टेक बहुत ज्यादा है, आई थिंक 97-98% होगा, और उसकी वजह से OFS का लग रहा था। बट रिसेंटली जो एक रेगुलेशन आया कि 90% वाला वो PSU उसको शायद एग्जेम्पशन मिल सकता है, सो दैट कैन बी अ गुड न्यूज फॉर इट। और आज आई थिंक ट्रेडर्स डायरी में भी स्टॉक को रेकमेंड किया गया, और ये स्टॉक बहुत ज्यादा करेक्ट भी नहीं कर रहा है, सो आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। बाकी मेटल स्टॉक्स में JSW स्टील, इन पे नजर रखनी चाहिए, टाटा स्टील नीचे आए तो, बट ओवरऑल आई एम मोर बुलिश टुवर्ड्स, और संदूर मैंगनीज वगैरह मैंने पहले रेकमेंड किया, जो माइनिंग ओरिएंटेड स्टॉक्स है वहां पे ध्यान दिया जाए। ये है आपके लिए राय टाटा स्टील और बाकी मेटल शेयरों पर आती हुई दिख रही है। सेठी साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, और सेठी साहब तो इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं, साथ में वागले साहब भी आपको थोड़ी देर में देंगे एक बेहतरीन पिक अगले हफ्ते के लिए। पिक ऑफ द वीक आज ही मिलेगा। कुणाल जी, राकेश जी तो पिक ऑफ द डे देते हैं, वागले साहब पिक ऑफ द वीक देने के लिए तैयार है, तो पिक ऑफ द वीक का करें थोड़ा सा इंतजार। तब तक आइए एक बार जल्दी से सेठी साहब का करते हैं स्वागत बिगुल के साथ, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सेठी साहब, क्या है आज इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज इरादा है एक ही स्टॉक हमें खरीदारी करने का, कैश मार्केट का स्टॉक है, वहां पे खरीदारी करनी है अनिल जी। अच्छा, एक ही स्टॉक है और वो भी खरीदारी करने का। बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है आज आपने? बिल्कुल अनिल जी, आज जो स्टॉक पिक किया है वो टेक्सटाइल स्पेस से है। स्टॉक का नाम है लक्स इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 4090 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक सॉलिड कंपनी है फ्रॉम द टेक्सटाइल, होजरी, निटवेयर, इस सेगमेंट से, जो कि मेन, विमेन, हर सेगमेंट, किड्स, चिल्ड्रन, सबके लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। एक पॉपुलर ब्रांड है इनका जो लक्स ब्रांड है, प्लस उसके अंतर्गत और कई सारे ब्रांड है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और ब्रांड एम्बेसडर भी बहुत ही पॉपुलर ब्रांड एम्बेसडर्स है, जैसे विराट कोहली है, वरुण धवन है।
और बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स दमदार है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है अराउंड 19-20%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 27% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36%, एक बहुत ही लो डेट कंपनी है, 0.12 का डेट इक्विटी रेशियो, पिछले 3 साल में जबरदस्त ग्रोथ दर्ज करी है, पैट का कैगर है अराउंड 80-85% का, और इसमें जून क्वार्टर में भी अच्छे नतीजे थे। 63 करोड़ का पैट आया जो पिछले साल जून क्वार्टर में 30 करोड़ का पैट था, और प्रोमोटर्स ने कंटिन्यूसली अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। मार्च क्वार्टर में जहां उनकी हिस्सेदारी 9.51%, वो जून क्वार्टर के अभी जो नंबर्स आए हैं उसमें प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ के हो गई है 74.39%, मतलब एक ही क्वार्टर में करीबन 5% हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है। शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है इसमें 4200-4250 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 4050 का। 1050 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। लक्स इंडस्ट्रीज ये है एकमात्र स्टॉक सेठी साहब की पसंद का आज के लिए। आमतौर पर सेठी साहब शॉर्ट कॉल तो देते नहीं है, और जब मार्केट का मूड माहौल खराब हो तो ज्यादा से ज्यादा नोटा का इस्तेमाल करेंगे, या 2 के बजाय 1 स्टॉक आपको देंगे, और आज वो 1 स्टॉक आता दिख रहा है आपके लिए लक्स इंडस्ट्रीज। मेटल्स पर सेठी साहब कई बार लगातार बुलिश रहे, कमजोर बाजार में खरीदारी की राय भी दी। सेठी साहब, क्या मेटल शेयरों में खरीदारी का मौका आ रहा है, थोड़ा और इंतजार किया जाए? देखिए अनिल जी, मेटल सेक्टर पे अभी भी बुलिश हूँ। ये जो साइकिल है लंबा चलने वाला साइकिल है। हालांकि देखिए जो कल जो खबरें आई, जो सिंगापुर जो ऑस्ट्रेलियन एक माइनर ने कहा कि ये जो आयरन ओर के प्राइसेस पीक आउट हो गए, उसके बाद हमने सभी मेटल्स में गिरावट देखी, और उसका असर हम पूरे मेटल सेक्टर में देख रहे हैं। बट मुझे लगता है ये सही मौका है यहाँ पे खरीदारी शुरू करने का। स्टैगर्ड रूप में खरीदे, और गिरावट आती है तो ऐड करिए। और पर्टिकुलरली मुझे लगता है वेदांता जो कि करंट लेवल्स पे 274-75 के लेवल्स पे अच्छा लग रहा है वापिस से। फिर आपके टाटा स्टील है, एनएमडीसी है, सेल है, जेएसडब्ल्यू स्टील, मतलब जितने भी ये फ्रंटलाइन मेटल काउंटर्स है, अच्छी खासी सब में 15-20% की गिरावट आ गई है हाइट से। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करें और स्टैगर्ड रूप में करें, थोड़ा थोड़ा करके लेना शुरू करें, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में जल्दी इसमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त मेटल शेयरों पर सेठी साहब की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बेहतरीन पिक देने के लिए। जैन साहब भी आपको देने के लिए तैयार हैं एक बेहतरीन पिक, सुरक्षा बंधन वाली राखी के उपलक्ष्य में जैन साहब की तरफ से एक बेहतरीन पिक आ रही है। लेकिन उससे पहले अगले हफ्ते की पिक इसी वक्त तैयार है आपके लिए वागले साहब की तरफ से। तो वागले साहब के लिए बिगुल पिक ऑफ द वीक। बताएं वागले साहब। जी मैं पिक ऑफ द वीक बताऊं उसके पहले अभी मैंने पहले एक आधे घंटे पहले ब्रिटानिया में कॉल दिया था, उसका टारगेट आ गया 100 रुपए का और अभी लगभग 130-140 रुपए ऊपर है। मेरे हिसाब से ये मूव कंटिन्यू होनी चाहिए। मेरा पिक ऑफ द वीक वही स्टॉक है जो हमने परसों बात की थी और ये आरके कॉर्नर में भी आया था, बजाज फाइनेंस। अभी 6690 का भाव है, मुझे अभी लेना है नीचे और 664050 50 रुपए की रेंज रखनी है, नीचे आता है तो और ऐड करना है। एक 100 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा 6560 का, और अगले हफ्ते का मेरा टारगेट होगा 6950 से 7000। 300 रुपए की मूव है, आप एक 100 रुपए का रिस्क लीजिए। 1:3 का ट्रेड सेटअप है। ओके तो बजाज फाइनेंस पर है वागले साहब का भरोसा, और बाकी आप काउंटर्स देखिए जबरदस्त एक्शन में आपको आते हुए दिख रहे हैं। एफएमसीजी का आज दिन है पर उसके सामने बजाज फाइनेंस बढ़िया होल्ड आउट कर रहा है 2.5% ऊपर। देखते हैं क्या किरण जी को पसंद आ रहा है इस समय। चलते हैं उनके पास। बिगुल किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दी पेंट स्टॉक्स में बहुत अच्छी रुझान देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन के जरिए बर्जर पेंट्स खरीदने की सलाह होगी। एक अच्छे रेंज से ब्रेकआउट मिला है, और जिस तरीके से ये ब्रेकआउट मिला है मेरा मानना है कि एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी बहुत सही मायने में अच्छी देखने को मिलेगी।
तो बर्जर पेंट्स 830 का कॉल ऑप्शन जो कि लगभग 13 रुपए के आसपास मिल रहा है, वो बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 10 रुपए यानी 3 रुपए का रिस्क है। और रिवॉर्ड्स के लिए मैं मानता हूं अगले गुरुवार तक ये 25-26 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए। तो 25-26 यानी इधर से लगभग 10-12 रुपए का रिवॉर्ड रहेगा, रिस्क सिर्फ 2 रुपए की है। तो मेरा मानना है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में बेहतरीन है, तो ये बर्जर पेंट्स बाय करने की सलाह है। अगले गुरुवार तक की पोजीशन है, एक्सपायरी तक के लिए। ओके, तो अगले एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी अब हम मूव करेंगे थर्सडे के दिन, वहां तक के लिए आप खरीदारी करें। बर्जर पेंट्स 830 का कॉल आपको खरीदना है, डबल होने की क्षमता ये रखता है। पर फिलहाल बाजार पर क्या व्यू है, आखिरी 1 घंटा बाकी है ट्रेड का, चलते हैं मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए अनिल जी के पास। सर, ग्लोबल मूड माहौल तो आज भी सुस्त है और जिस तरह से डाउ फ्यूचर्स में गिरावट आ रही है, लग रहा है लगातार चौथे दिन हम डाउ में गिरावट आज शाम को देखेंगे। 150 पॉइंट्स नीचे है डाउ फ्यूचर्स। शो की शुरुआत करी थी तो 200 पॉइंट्स नीचे हैं थे, तो वहां से थोड़े रिकवर जरूर हुए हैं, बट प्रेशर बना हुआ है। S&P 500 के फ्यूचर्स भी आधा % नीचे हैं और नैस्डैक फ्यूचर्स जो होल्ड आउट कर रहे थे वहां पर भी आपने थोड़ा सा एक्शन नीचे की तरफ बनते हुए देखा है। अब 1/4% की गिरावट आपको नैस्डैक फ्यूचर्स में भी आती हुई दिख रही है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी कमजोर शुरुआत हुई है। कल करीबन 1.5 से 2.5% यूरोप के बाजार फिसले थे, इसलिए आज उतनी भारी गिरावट नहीं है, हल्की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बट कमजोरी है। और चीन, जापान और हांगकांग, यहां पर भी आपने भारी गिरावट आज आते हुए देखी है। तो ग्लोबल मूड माहौल तो सर सुस्ती है इस समय, क्या करें हम? दीप, देखिए, पहली चीज है, जितनी गिरावट की आशंका थी उतनी निफ्टी में हुई नहीं। बैंक निफ्टी भी कमजोर है, लेकिन उतना बुरा नहीं है कि मतलब 35,000 के नीचे ट्रेड कर रहा हो। तो हमारे इंडेक्स संभलने की कोशिश तो कर रहे हैं। अब आज अगर डाउ फ्यूचर्स फ्लैट होते तो ठीक था, लेकिन अब डाउ फ्यूचर्स अब कैसे बंद होंगे वो तो पता नहीं। लेकिन अभी का हाल देखें, 150 पॉइंट नीचे तो बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं आ रहा है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि 16,500 16,575 की रेंज ऐसी है जहां पर आपको अगर लॉन्ग पोजीशन में फंसे हुए और आपके लिए भाव आ रहा है तो एक बार थोड़ा हल्का कर लें अपने भाव के आसपास, या आप रीजनेबल लॉस में तो इसलिए हाथ से हल्का कर सकते हैं कि चलिए ठीक है, एक बड़ी गिरावट से आप बच गए। नहीं तो शायद कल अगर होता तो आपके कई सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते और लॉस बुक हो जाता। तो कम से कम अगर आपका लॉस बुक नहीं हुआ और ऊपर के लेवल पर आपको मौका मिल रहा है तो चाहे तो हल्की फुल्की आप पोजीशन को कम कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, लॉन्ग पोजीशन में बैठे तो 16,300 का पुट खरीद लें, और अगर आप शॉर्ट पोजीशन में बैठे हैं तो आप 16,700 का कॉल ऑप्शन खरीद लें, अपने आप को हेज कर लें, वो ज्यादा ठीक है। ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी समस्या है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक आपको टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिलेगा। हो सकता है भले इंडेक्स संभल जाए, लेकिन स्टॉक्स को संभल कर वापस से प्राइसेस आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो आप जितना लाइट रहेंगे इस मार्केट में उतना बेहतर है। इंडेक्स में अभी तक कोई ऐसी खास समस्या है नहीं, न तो क्लोजिंग बेसिस पर न इंट्राडे बेसिस पर एक तरह से आपका नीचे गैप से खुलने के बाद स्टॉप लॉस ट्रिगर होता हुआ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से आप होल्ड कर सकते हैं अपनी लॉन्ग पोजीशन को अपनी स्टॉप लॉसेस के साथ में। फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए सोमवार का इंतजार करें। जो लोग फंसे हैं और जिन्हें डर था पिछले 1-2 दिनों में, 3 दिनों में कि अरे क्या होगा क्या नहीं होगा, उनके लिए गोल्डन चांस है। आप अपनी पोजीशन को, अगर आपको एक अच्छे लेवल पे एग्जिट करने को मौका मिल रहा है, कम लॉस में एग्जिट करने का मौका मिल रहा है, अपनी प्राइस के आसपास मिल रहा है, तो जरूर एग्जिट करने की कोशिश करें। हल्के हो जाएगा कि अगर हल्के रहेंगे तो आप फिर से बाजार में एंटर कर पाएंगे। और अगर इन्वेस्टर हैं तो सुबह हमने बताया कि इन्वेस्टर को कहीं डरने घबराने की जरूरत नहीं, इस बाजार में कहीं कोई खास खराबी है नहीं जी। बिल्कुल, तो इन्वेस्टर्स को तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इन लेवल्स पर, ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर करके जाएं, दोबारा आपको एंट्री का मौका मिलेगा। स्पेशली निफ्टी तो स्ट्रेंथ दिखा ही रहा है इस समय। कई सारे स्टॉक्स में भी ट्रेड के मौके तो आपको मिल ही रहे हैं भरपूर। आइए कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स लें। पहले चलते हैं सिमी जी के पास। बिल्कुल, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, खरीदारी करने का कॉल देना है और इस बार खरीदारी करवाना है जोमेटो पर। जोमेटो में मुझे लगता है कि अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चार्ट इसका बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर जो भी चार्ट 1 महीने से देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अभी इस बार चलेगा। 144-45 का मिनिमम टारगेट होगा, और अगर नेक्स्ट वीक तक होल्ड कर पाता है 144-45 का लेवल अगर क्रॉस करके ये सस्टेन करता है तो नेक्स्ट वीक ये 150 का लेवल भी पार करेगा। तो करंट लेवल पर जोमेटो को खरीदने का सलाह होगा, और मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस मैं छोटा सा ही दे रही हूँ।
137 के नीचे स्टॉप लॉस होगा, जो कि नेक्स्ट वीक के लिए अगर किसी को होल्ड करना है तो 137 का स्टॉप लॉस, और अगर किसी को यहाँ पे 3 से 6 महीने होल्ड करना है तो 134 से पहले कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है, और 3 से 6 महीने का मेरा टारगेट है 165 से 170। तो जोमेटो में मुझे लगता है कि खरीदारी करके ही जाना है, और जोमेटो में इंट्राडे के लिए 137 का स्टॉप लॉस, मतलब नेक्स्ट वीक के लिए 137 का स्टॉप लॉस, 144 का पहला टारगेट, 148.50 का दूसरा टारगेट। जोमेटो है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने के लिए 145-150 के टारगेट के लिए यहां पर तेजी करके चल सकते हैं आप। आइए बढ़ते हैं आगे कुणाल जी और राकेश जी के लिए बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, अभी मेरी और बंसल जी की बातचीत में एक जुमला निकला है कि एफएमसीजी इज दी ओनली गेम इन टाउन। तो अनिल जी इसलिए एफएमसीजी स्टॉक पर रिकमेंडेशन दे रहे हैं। स्टॉक का नाम है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जिसमें कि एक ब्रेकआउट गोदरेज सीपी ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। जबरदस्त ब्रेकआउट है, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर भी ब्रेकआउट आ रहा है। तो इन स्तरों पर गोदरेज सीपी खरीदें। ओवर टू राकेश। अनिल जी बेहतरीन स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट है, गोदरेज सीपी पे खरीदारी की राय है। 1017 1017 का स्टॉप लॉस है, 1068 पहला टारगेट है, 1085 दूसरा टारगेट है, और गोदरेज सीपी है हमारा चार्ट कॉर्नर पिक। ओके, चार्ट कॉर्नर पिक के तौर पर गोदरेज सीपी में करें खरीदारी, यह है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। स्टॉक 1035 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 1017 का आप लगाएं स्टॉप लॉस, और खरीदारी करने की राय यहां पर आपके लिए 1068 1085 1068 1085 ये हैं दो टारगेट जिसके लिए करनी है आपको खरीदारी। आइए बढ़ते हैं आगे, और जैन साहब आपको देने के लिए तैयार हैं एक बेहतरीन पिक सुरक्षाबंधन की, रक्षाबंधन के मौके पर एक खास पिक जैन साहब की तरफ से आपके लिए आती हुई दिख रही। तो जैन साहब, हमने भी आपके लिए, आपकी पिक खास है तो हमने भी आपके लिए एक खास बिगुल भी मंगवाया है, सुरक्षा बंधन वाला बिगुल जैन साहब के लिए, और उसके बाद लेंगे उनकी बेहतरीन पिक। बताएं जैन साहब, कौन सा स्टॉक चुना है आपने? यस, थैंक यू सो मच अनिल जी फॉर दी अपॉर्चुनिटी। और सुरक्षा बंधन एक्चुअली में आज थीम भी था दोपहर में 11 बजे वाला शो, तो उसके बाद से भी मेरे को और आइडिया है कि भाई हमें भी देना चाहिए, और मैं ऐसी कंपनी लाया हूं आज सुरक्षा बंधन पिक के तौर पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, और बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार रेकमेंड कर रहा हूं, पहले भी रेकमेंड किया। कंपनी के शेयर को भी खरीदना और कंपनी के प्रोडक्ट को भी खरीदना। अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो जनरली जो हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की, तो हम लोग हमेशा हमारे क्लाइंट्स को, जो भी लोग हमें फॉलो करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि एसआईपी लीजिए, एक टर्म प्लान लीजिए, एक हेल्थ प्लान लीजिए, और आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान लीजिए, तो आपका एक तरीके से पूरा फाइनेंशियल फ्रीडम का जो पूरा पर्पस है वो पूरा सॉल्व होता है। सो फाइनेंशियल फ्रीडम इंक्लूजन बोल सकते हैं इसको हम। मुझे लगता है कि इस चीज की अवेयरनेस जबरदस्त बढ़ रही है, और लोग कोविड के बाद जिस तरीके से इंश्योरेंस के ऊपर वो हुए हैं कि लोगों को इंपॉर्टेंस पता चली, और लोगों ने, कई लोग जो नहीं ले रखे थे और उनको जो प्रॉब्लम्स आई है, मुझे लगता है कि आने वाले सालों में और भी इन कंपनियों की ग्रोथ जबरदस्त होगी। आप देखिए ऑलरेडी ये स्टॉक बहुत बढ़िया कर रहा था, बट ओवरऑल कुछ ये कोविड के दौरान कुछ क्लेम्स और ये सब को लेकर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, और थोड़ा सा जून का क्वार्टर हल्का था। तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और इनऑर्गेनिक एक्विजिशन से भी कंपनी बढ़ रही है। भारतीय एक्सा की भी एक न्यूज थी रिसेंटली, और ओवरऑल मैं देखता हूं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26-27 की आईसीआईसीआई जैसा पेडिग्री है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 21-22%, और जो कैगर है पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर है 36%, विच इज ह्यूज, विच इज बिग, और सेल्स की कैगर भी 22-23%। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्ट्रॉन्ग पेडिग्री वाली ऐसी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट वाली कंपनी बिल्कुल लेना चाहिए इन लेवल्स पे। और सबसे बढ़िया बात है, मुझे डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लग रही है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे पैनलिस्ट ये स्टॉक को रेकमेंड भी करते हैं, और बिल्कुल सही है वो लोग रेकमेंड करने में, क्योंकि जब डाउनसाइड रिस्क कम रहती है और ऐसा समय पे कोई स्टॉक मिलता है, और अब आने वाले दिनों में
कुछ जनरल इंश्योरेंस की भी और भी आईपीओ आने की बातें चल रही है। सरकार बाकी जो पीएसयू जीआईज है जनरल इंश्योरेंस कंपनी उनको भी लिस्ट करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पूरी री रेटिंग होगी, तो आराम से 1700 तक के टारगेट के लिए इस रक्षाबंधन से नेक्स्ट ईयर का रक्षाबंधन तक के लिए स्टॉक को खरीदना चाहिए। ओके, इस रक्षाबंधन से नेक्स्ट रक्षाबंधन तक जैन साहब की तरफ से रक्षा करने वाली कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में खरीदारी करने की है राय। ये है आपके लिए वो स्टॉक है। जैन साहब कोई टारगेट इसके लिए 1700, अच्छा एक साल के टारगेट 1700 रुपए कम नहीं है, सिर्फ 225 रुपए ऊपर के कम टारगेट दे रहे हैं। देखिए अनिल जी, रीजन क्या है, रिस्क रिवॉर्ड भी देखना पड़ता है कई बार, और ये स्टॉक्स बहुत बड़े हैं। ये हमारे जो रेगुलर जैन साहब के जेम्स वाले स्टॉक है जहां पे बोलते ही कोई 10% 15% बढ़ जाए, ये वैसा वाला स्टॉक नहीं है। 60-70 हजार करोड़ की कंपनी है और बहुत बढ़िया करेक्शन हुआ। और मुझे ध्यान है कि आज हमारे पैनल में से कम 3-4 जनों ने ये स्टॉक को सुबह भी रेकमेंड किया है और हमने भी आज हमारे कंपनी में भी रेकमेंड किया हुआ है। सो ओवरऑल मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार रेकमेंड हो रहा है, बहुत बहुचर्चित स्टॉक है। तो 1700 भी अगर इस स्टॉक में मिलता है और ऐसी सेफ्टी के साथ मिलता है तो ये हर तरीके से सेफ स्टॉक है, मतलब सेफ्टी देता भी और सेफ भी है और रिटर्न्स भी सेफ बनेंगे। तो मेरे हिसाब से, और बाकी जिनको लेना है, इट्स अ बाय एंड फॉरगेट स्टोरी। बिलीव मी, मुझे लगता है ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि जिनको आप बिल्कुल लेके भूल सकते हैं। तो 1700 तो एक जो लोग जनरली ट्रेडिंग के नजरिए से या ट्रेड वेस्टिंग करते हैं उनके लिए मैंने एक छोटा टारगेट दिया। बिल्कुल, 3-4 लोगों ने आज रिकमेंड किया है। सुबह वागले साहब का पिक ऑफ द डे था, उसके बाद कुणाल जी राकेश जी की रिकमेंडेशन भी आई और अब जैन साहब की आ गई। तो 3 माने तो वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, 1 और तीसरे जैन साहब। 4 माने तो वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी और जैन साहब, 4 हो गए। तो आपको 3 मानना है तो 3 मान ले, 4 मानना है 4 मान ले। रिकमेंड करने वाले यही हैं सारे के सारे। लेकिन इस बीच एक और इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने आ रही है और वो ये है कि 16,450 के कॉल ऑप्शन में एक फ्रीक ट्रेड हुआ है फिर से। जरा सुमित जी अपनी नजरें गड़ाएं आप अपने वायदा कारोबार के आंकड़ों पर, जरा देखिए 16,450 का कॉल ऑप्शन जो 115 रुपए के आसपास इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। फ्रीक ट्रेड, फ्रेक ट्रेड नहीं, फ्रीक ट्रेड करें इसे। फ्रीक ट्रेड है जो आपके सामने होता हुआ दिखा है 803 रुपए 5 पैसे में। जी हाँ, 115 रुपए का प्राइस चल रहा है 16,450 के कॉल ऑप्शन का, वो ट्रेड हो गया है 803 रुपए 5 पैसे में। माय गॉड, 115 वाला 805, क्या बात है। सुमित जी जरा चेक करिए और बताइए, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं कि ये मेरे यहाँ तो हाई नजर आ रहा है कि 16,450 वाला कॉल ऑप्शन 803 रुपए में बिक गया है, खरीद लिया, बेच लिया, जो भी आप समझे, फ्री ट्रेड हुआ है। इस पर जरा नजर डालिए एक बार। बिल्कुल अनिल जी, एकदम सही ऑब्जर्वेशन है, हुआ है। पिछले हफ्ते यानी 2 दिन पहले ऐसा ही ट्रेड बैंक निफ्टी में हुआ था। अब आज इसको निफ्टी में देखने को मिल रहा है। 16,450 के कॉल के अंदर 803 रुपए 5 पैसे का हाई लगा है 2:19 पे। तो ये करीब 15-20 मिनट पहले ऐसा फ्री ट्रेड हुआ है इसके अंदर। बट एवरेज अगर हम देखेंगे तो उस पर 120-122 के आसपास ओवरऑल ट्रेड हुए हैं। बीच में कोई एक स्पाइक के अंदर ये ट्रेड हुआ है, लेकिन हुआ है जरूर। ओके, हुआ है। एग्जैक्टली कितना बजे हुआ है, क्या टाइम बताइए एक बार कि क्या टाइम पे हुआ है? 2:19 पे हुआ है। 803 का हाई लगा है, 803 रुपए 5 पैसे का। 2:19 पर 803 रुपए का हाई है। ओके सुनील जी, ये कैसे हो जाता है फ्री ट्रेड एकदम से? मतलब जैसे 115-120 रुपए के आसपास भाव चल रहा है, 803 पे हो जाता है, कोई इसकी खास वजह कुछ समझ में आता है क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है? और अच्छा, इसमें हमारे दर्शकों का किसी तरह से कोई फायदा हो सकता है क्या? अनिल जी, इसमें देखिए एक कारण तो ये हो सकता है कि कभी कभी लिक्विडिटी कम होती है तब होता है, लेकिन ये तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के अंदर है, इसके अंदर होने के चांसेस कम है। लेकिन इसके अंदर क्या हो सकता है कि जैसे पहले बहुत बार ये चीज उठ चुकी है कि जब क्वांटिटी सौदा एक साथ जाता है तो डेप्थ नहीं होने की वजह से सडन स्पाइक में ऊपर का हाई लग के वापस उसी एवरेज पे ट्रेड होने लगता है। तो अगर किसी ने सौदा डाला हो फ्रीक में, अगर किसी का चला गया बाय फ्लूक तो होता है, अदरवाइज इसमें कुछ खास फायदे वाला सीन नहीं है। और जिसने बटन दबाया है उसका सिर्फ एक स्पाइक मार के एक हाई लग के वापस उसी भाव पे ट्रेड होने लग जाता है। हाँ, बात तो सही है। इतने सारे स्ट्राइक प्राइस, इतने सारे स्टॉक्स, इतने सारे ऑप्शंस, इतने सारे इंडेक्स, कौन सी वाली में होगा किसको पता? करेक्ट।
सब जगह तो आप सौदे डाल के रख नहीं सकते, तो ये तो नसीब वाली बात है। जिसका नसीब खराब है उसके पैसे लग जाएंगे, जिसका नसीब अच्छा है उसके बन जाएंगे। लेकिन फ्री ट्रेड जब भी होगा हमें तो रिपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे लिए तो रिपोर्ट करना जरूरी। तो ये एक फ्री ट्रेड हुआ है 16,450 के कॉल ऑप्शन में, 803 रुपए का हाई बना है इस कॉल ऑप्शन ने, जो आमतौर पर 110, 115, 120 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी का भाव 100 रुपए है और 800 रुपए का हाई। वाह गजब है, क्या बात है। ये है आपके लिए बड़े बड़े फ्री ट्रेड होते हुए आपके लिए इस वक्त साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देवांशी हमारे साथ तैयार हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये स्टॉक है कमजोर, आज के सेशन में अच्छे खासे नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ, क्यों बताने के लिए तैयार है देवांशी। देवांशी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, कल ही ये खबर आते हुए देखी और ये काफी सरप्राइजिंग खबर नेगेटिव साइड पे आते हुए दिखी थी कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो एमडी और सीईओ मिस्टर नितिन चुग, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 30 सितंबर इनका रहेंगे और इस पद नियुक्त किए गए थे, 3 साल के लिए नियुक्त किए गए थे दिसंबर में, लेकिन हमने देखा कि काफ़ी सरप्राइजिंगली जल्दी ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और हम सब जानते थे कि जिस तरह से कोविड में चैलेंजिंग टाइम्स काफ़ी रह चुके थे और इनकी जो असेट क्वालिटी है वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें होती हुई दिखी थी। हालांकि इन्होंने अपने जितने जो रेजिग्नेशन है उसमें पर्सनल रीजंस कोट किए थे, लेकिन आज जो सुबह कॉन कॉल होती हुई दिखी उसमें मिस्टर समीत घोष और साथ ही जो मैनेजमेंट है उनका ये कहना था कि नितिन चुग का जो इस्तीफा है वो उनके लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग था, काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे आता हुआ दिखा था। लेकिन 25 अगस्त को अब बोर्ड की बैठक होते हुए दिखेगी जहां पे अंतरिम सीईओ फाइनल होते हुए दिखेंगे। आरबीआई के साथ इनकी बातचीत जारी है, जो ट्रांजिशन फेज है उनको स्मूथ करने के लिए। इसके साथ ही इनका कहना है कि इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तलाश कर रहे हैं कि नए सीईओ कौन बन सकते हैं। लेकिन मीनवाइल दोनों कंपनीज समीत घोष संभालते हुए दिखेंगे, वो डायरेक्टर है। हालांकि अंतरिम सीईओ अभी भी आना बाकी है, जो कि बोर्ड बैठक में डिसाइड होता हुआ दिखेगा। लेकिन फिलहाल जो रिवर्स मर्जर की प्रोसेस या जो प्रक्रिया है वो ऑलरेडी जारी है, तो इसमें हम देखेंगे कि समीत घोष वो इनको हेल्प करते हुए दिखेंगे इस रिवर्स मर्जर प्रोसेस में। इसके साथ ही इनका ये कहना है कि आने वाले समय में जो एक्स सीएफओ थे वो भी ज्वाइन करते हुए दिखेंगे बोर्ड को। और साथ ही इनका कहना है कि आने वाले समय में जो मैनेजमेंट है उसको स्थिर करने पर मैनेजमेंट पूरा फोकस करते हुए दिख रही है। इसके साथ ही जो कलेक्शन एफिशिएंसी है, एसेट क्वालिटी है, उसको संभालने के लिए अब कंपनी पूरा का पूरा फोकस करते हुए दिख रही है और कामकाज कर रही है। मैं आपको बता दूं कि जो कॉन कॉल में जिस तरह से बातें होती हुई दिख रही थी, यही सजेस्ट कर रहे थे कि नितिन चुग पर काफ़ी दबाव बनता हुआ दिख रहा था एसेट क्वालिटी का, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस था। कोविड टाइम्स काफ़ी चैलेंजेस थे और साथ ही जिस तरह से चुनौतियां आती हुई दिख रही है, तो कलेक्शन जो एक्सपेक्टेड था उतना होता हुआ नहीं दिखा था। इसके साथ ही मैनेजमेंट का ये कहना है कि आने वाले समय में जो प्रोविजंस ऑलरेडी कर दिए हैं वो तो यूटिलाइज करेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो अतिरिक्त प्रोविजंस भी करते हुए दिख सकते हैं। लेकिन फिलहाल कलेक्शन एफिशिएंसी और साथ ही एसेट क्वालिटी को सुधार करने के लिए बैंक फोकस करते हुए दिख रही है। लेकिन फिलहाल ये काफ़ी नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है, क्योंकि काफ़ी अचानक से मिस्टर नितिन चुग हैं, एमडी और सीईओ, इन्होंने रिजाइन किया था। और बड़ी मैनेजमेंट एग्जिट उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में और बाजार को ये पसंद नहीं आ रहा है। वैसे भी मूड माहौल खराब है आज बाजार का, पर उसमें देखिए लगभग 17% की गिरावट आपको स्टॉक पर आती हुई दिख रही है और उस कॉन कॉल की भी कुछ कमेंट्री है जो बाजार को पसंद नहीं आई है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भारी दबाव इस समय पड़ते हुए दिख रहा है स्टॉक पर आइए मार्केट पर अपनी स्ट्रैटेजी देने के लिए तैयार हैं नितिन जी। स्वागत करते हैं उनका बिगुल के साथ निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर। 16,500 की कॉल ऑप्शन लेंगे जिसका प्राइस 82 है अभी, और इसके स्टॉप लॉस होंगे करीब 45 रुपीज के और टारगेट होंगे 130 रुपए का। 16,400 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट बना है, मार्केट बाउंस लेने की कोशिश हो रही है। तो 16,500 की कॉल ऑप्शन, 40 रुपए का स्टॉप लॉस और टारगेट 125 से 130 रुपए। ओके, तो 16,500 की कॉल आपको खरीदनी है। बाजार में रिकवरी नितिन जी को आती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी पर कोई राय नितिन जी? निफ्टी पे इस लेवल पे लेंगे। बैंक निफ्टी की कंफर्मेशन, बैंक निफ्टी भी सपोर्ट पे है, 35,000 का एक अच्छा सपोर्ट है जहां से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है।
बैंक निफ्टी में उम्मीद है कि 35,300 35,400 तक जाना चाहिए, बट इसकी कंफर्मेशन आज क्लोजिंग में हमें 35,150 के आसपास मिलेगी। अभी 35,100 का रेट है। 35,150 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी बंद होती है तो फिर पूरे अच्छे चांसेस हैं कि शॉर्ट कवरिंग आएगी और 35,300 35,400 बनेंगे। तो अगर ट्रेड लेना है तो 35,100 के 150 के ऊपर लेना चाहिए, और उस केस में हम बुल कॉल स्प्रेड ले सकते हैं। 35,200 की कॉल ऑप्शन लेके 35,500 की कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं, बट वो 35,150 के ऊपर ही इनिशिएट करना चाहिए। 35,150 का इंतजार करें बैंक निफ्टी पर पॉजिटिव होने के लिए, बट बुलिश व्यू है जहां तक निफ्टी का सवाल है। नितिन जी का बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी देने के लिए बाजार पर। एफएमसीजी स्टॉक्स पे तो बढ़िया एक्शन है ही, बट उसके साथ ही कुछ और जुड़ी कंपनीज पर भी आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। ब्रिटानिया को देखिए, कुछ तो बड़ी मूव्स यहां पर आ रही हैं, और ब्रिटानिया के साथ साथ वाडिया ग्रुप की जो अन्य कंपनीज हैं वहां पर भी आपको एक्शन आते हुए दिखेगा। बॉम्बे बर्मा में एक जबरदस्त उछाल आया है। एक और उनकी कंपनी है नेशनल पेरोक्साइड, जहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। बॉम्बे बर्मा, सिमी जी इस पर अपनी राय दें। इंट्राडे में एक जबरदस्त जंप आते हुए दिखा है, यहां से भी कोई ट्रेडिंग का मौका दिखता है? इनफैक्ट दीपांशु, ये बीबीटीसी मुझे कुछ देर पहले भी मेरा नजर में आया था, पर इसका डेली चार्ट इतना खराब है दीपांशु, और अभी जब मेरा नजर में आया था तब ये इतना बढ़ चुका था, इसलिए मैंने अवॉइड किया। डेली चार्ट देख के तो अच्छा नहीं लग रहा है दीपांशु, मैं इसमें कन्विंस नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत अवॉइड का ही सजेशन होगा मेरा। आज का जो भी मोमेंटम है, हो सकता है कि शायद हेजिंग हो रहा है इसमें, पर डेली चार्ट देख के तो मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है दीपांशु। मैं इसमें कोई भी पोजीशन ले जाने का सजेशन नहीं दे सकती, डेली चार्ट बहुत ही खराब है। चलिए, तो चार्ट्स पर तो बॉम्बे बर्मा पर कन्विक्शन नहीं है आज, हालांकि बढ़िया बाउंस बैक है। 1050 के लेवल से हम 1200 के पार जा रहे हैं। बट जैन साहब, आपकी कोई राय? वाडिया ग्रुप स्टॉक्स एज अ होल मूव कर रहे हैं, बॉम्बे डाइंग में उतना एक्शन नहीं है, बट जो बाकी स्टॉक्स हैं, और बॉम्बे बर्मा 10% की तेजी सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए मेरे से आज मिस हो गया, नहीं तो मैं आई कुड हैव बोस्टेड कि मैंने बीबीटीसी ऐसे हल्के बाजार में रेकमेंड किया। शुरुआत में जब मैं आया था तब मैं बात करना, लिखा हुआ मेरे पास पड़ा है, और रीजन ये था कि ब्रिटानिया में जिस तरीके का मूव आया है तो वहां लग ही रहा था कि ये स्टॉक में अच्छा मूव आएगा, क्योंकि अच्छी खासी होल्डिंग बीबीटीसी के पास है। और ब्रिटानिया देखिए बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर था, और बीबीटीसी भी उसकी वजह से भी अंडर परफॉर्मर था। और बीबीटीसी में होल्डिंग कंपनी के साथ साथ दूसरे और भी व्यापार है, कॉफी प्लांटेशंस और ये सब के, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल इस लेवल पे स्टॉक को मतलब बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति तो अपनाए। ऑलरेडी बहुत करेक्टेड है, डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लगती है, और मैंने जेम स्टॉक के तौर पे भी इन्हीं लेवल्स पे 1150 1200 के लेवल्स भी रेकमेंड किया है। तो मेरे हिसाब से तो इट्स अ वेरी गुड होल्ड, और रीजन बीइंग कि ब्रिटानिया बहुत बढ़िया कर रहा है, और एफएमसीजी का जो पूरा माहौल बना हुआ है वो उसका भी एक बड़ा बेनिफिशियरी है। बिल्कुल, और आज ब्रिटानिया को आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। हालांकि ब्रिटानिया ऑफ कोर्स निफ्टी काउंटर है, एफएनओ काउंटर है, जबरदस्त 6% की मूव उसमें आ रही है। एंड बॉम्बे बर्मा में आप देखिए 10% का उछाल 1200 के लेवल्स स्केल करते हुए दिख रहा है ये काउंटर। एक और बड़ी खबर जो आई थी बाजार पर, और इस पर हमने पहले भी चर्चा करी थी, बट फाइनली यहां पर आपने मंजूरी देखी है। RODTEP स्कीम, यहां पर सरकार ने एक्सटेंशन दिया है, नए दरें भी आई हैं। कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स होंगे इसके बेनिफिशियरी, आइए जानते हैं इसके बारे में मानसी के साथ। मानसी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, आसान भाषा में फिनिश्ड एक्सपोर्टेड गुड्स जो हैं उन पर रिफंड मिलना, इस पर वाणिज्य मंत्रालय ने एक दरों की घोषणा की, जिसके बाद ये एक बहुत बड़ा फैसला साबित होता है। इनफैक्ट यहां पर नई दरों से एक्सपोर्ट को काफी हद तक बढ़ावा मिलेगा। मंगलवार को DGFT ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। आपको बता दें, MEIS स्कीम को रिप्लेस करके 1 जनवरी से ये RODTEP यानी कि जो टैक्सेस पर रिफंड है ये लागू होना था, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, इसलिए फैसला जरूर निकला था लेकिन ये लागू नहीं हुआ था। अब ये नोटिफिकेशन आ चुका है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक जनवरी 2021 से RODTEP योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्टर्स को। अलग अलग क्षेत्रों के लिए दरें जो हैं 0.5%, 2.5% और 4% की होंगी। इन दरों पर रिफंड मिलना शुरू होगा। करीब 8,555 ऐसे
से उत्पाद हैं जिस पर रिफंड मिलने वाला है। सरकार ने आरओडी टीईपी रिफंड योजना के लिए करीब 12,400 करोड़ का प्रावधान किया है। अब ये फैसला होने के बाद कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर असर आता हुआ दिखेगा? जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्सपोर्ट होते हैं, एक तो टेक्सटाइल सेक्टर, अरविंद फैशन, हिम्मत सिंह का सीड, अंबिका कॉटन, वेल्सपिन इंडिया, गोकुलदास एक्सपोर्ट, ये तमाम कंपनियां गुड्स एक्सपोर्ट करती हैं, इन्हें फायदा मिलेगा। इंडस्ट्रियल टायर सेगमेंट को फायदा मिलेगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एमआरएफ, अपोलो टायर, गुडियर जैसे स्टॉक्स पर फोकस रहे। श्रिम्प एक्सपोर्ट, यहां पर वाटरबेज, अवंती फीड और एपिक्स फ्रोजन पर फोकस रखना होगा। आपको बता दें आरओडी टीईपी के तहत श्रिम्प एक्सपोर्ट में 2.5% का इंसेंटिव लागू होने जा रहा है। 3% का अनुमान था हमारा, लेकिन साथ ही पुरानी जो स्कीम थी MEIS स्कीम, इसमें 5% इंसेंटिव मिलता था, तो अब 2.5 मिलेगा, लेकिन फिर भी इंसेंटिव है, इसीलिए श्रिम्प एक्सपोर्ट पर भी फायदा मिलना तय है। लेदर सेगमेंट में बाटा जैसी कंपनियों पर फोकस रखें और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो कि एक्सपोर्ट होते हैं, हैवेल्स, BL, हनीवेल ऑटोमेशन, 3M इंडिया, ये तमाम कंपनियों पर फोकस रखना है। इन सब के बावजूद स्टील, फार्मा, केमिकल क्षेत्रों को रिफंड योजना से बाहर रखा गया है। इन क्षेत्रों की स्थिति जो है वो बेहतर है और बिक्री अच्छी होने के चलते इन्हें रिफंड स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये फैसला सरकार की तरफ से, सरकार का मानना है इन सेक्टर्स को इंसेंटिव की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक, लेदर, श्रिम्प एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल गुड्स और टेक्सटाइल पर इस फैसले का असर आने वाले दिनों में आता हुआ दिख सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़े सेक्टर्स जहां पर इसका असर आते हुए दिखेगा। आज के मूव से मत जाइए, होल सेक्टर के लिए बड़ी न्यूज है और स्पेशली टेक्सटाइल स्टॉक्स के लिए बड़ी खबर आपको आती हुई दिख रही है। कुछ बड़े सौदे भी होते हुए दिख रहे हैं। एक तो IDFC फर्स्ट बैंक पर रखिए नजर, 20 लाख शेयर्स के कई सौदे हुए हैं, हालांकि स्टॉक में आज 6% की आप गिरावट देख रहे हैं। और NTPC में भी 14 लाख शेयरों के कई सौदे आपको होते हुए दिख रहे हैं। इस स्टॉक पर भी थोड़ा सा दबाव है इस समय, 2.5% नीचे, बट कुछ बड़े सौदे होते हुए दिख रहे हैं। फ्रंटलाइन नेम्स में नजर रखनी है। यहां पर कैश का ऑप्शन, चलते हैं सुमित जी के पास। बताएं सुमित जी। दीपांशु, वीकनेस का स्टॉक मेरे रडार पे आया है ऑप्शंस के अंदर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल पूरा सेक्टर भी आज दबाव दिखा रहा है। तो L&T फाइनेंस है काउंटर जो मेरे को यहाँ पे वीक लग रहा है, 79-80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे को लग रहा है इसके अंदर बिकवाली करना चाहिए। 82 का लेवल जब तक ऊपर में टूटेगा नहीं तब तक ये रिवर्स नहीं करेगा। नीचे में 76 से 75 तक का मूव देखने को मिल सकता है 1 से 2 दिनों के अंदर। तो L&T फाइनेंस का 77.50 वाला पुट लेने का सलाह रहेगा, जो कि अभी 75 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। L&T फाइनेंस 77.50 वाला पुट 75 पैसे पे लेने का सलाह रहेगा। 25 पैसे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 1.5 रुपए से लेके 2 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बाय L&T फाइनेंस 77.5 पुट एट CMP, स्टॉप लॉस 25 पैसा, टारगेट 1.5 रुपए से लेके 2 रुपए तक के 1 से 2 दिन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है, दबाव देखने को मिलना चाहिए। का स्ट्रक्चर वीक है और दबाव भी आपको देखने को मिलना चाहिए, बल्कि 90 के लेवल से लगातार सेल कॉल्स L&T फाइनेंस पर आ रही हैं। आई थिंक आशु जी ने भी यहाँ पर आपको राय दी थी बेचने की या पुट खरीद कर ट्रेड करने की, और इसके अलावा हमारे बाकी एक्सपर्ट्स ने भी आपको राय दी है। और ब्रेकडाउन L&T फाइनेंस में आपको आते हुए दिख सकता है। इनफैक्ट कई सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको ऐसा प्रेशर बनते हुए दिख रहा है, पर कुछ काउंटर्स हैं बाजार के जो होल्ड भी कर रहे हैं अच्छी तरह। बेक्टर्स फूड, मिसेस बेक्टर्स फूड, इस पर डालिए नजर, यहां पर भी अच्छी मूव आ रही है। इनफैक्ट कुछ रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छी तेजी बनती हुई दिखेगी। अभी थोड़ी देर पहले जोमैटो पर भी सिमी जी की आपने कॉल आई थी, बेक्टर्स पर भी आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। एक बार राय भी ले लें बेक्टर्स पर। बंसल जी जरा इसके चार्ट देखें, क्या चल रहा है चार्ट में सर? देखिए दीपांशु, स्टॉक ने नीचे में एक अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है, काफी एक अहम सपोर्ट है स्टॉक का 390 393 वाला जो जोन है, 390 से लेकर 393 वाला जोन एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तो इसके नीचे के स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें और नई खरीदारी भी करनी चाहिए। यहाँ पे पहला टारगेट बैठता है 415 से लेकर 417 का जोन। एक बार ये लेवल आते हैं तब इसको रिव्यू करना चाहिए। ओके, तो नजर रखिए मिसेस बेक्टर्स फूड पर भी आपको अच्छी मूव एक आती हुई दिख रही है। किरण जी, बात चल रही है FMCG की, तो नेस्ले को भी इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि बड़ा स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ टोटल वैल्यू, अगर आप देखें 20,000 के करीब इस समय ट्रेंड कर रहा है, बट डेज हाई पर है 3.5% नेस्ले। कोई ट्रेड दिखता है इसमें सर?
उन ब्लू स्काई टेरिटरी सामने खड़ी है। मेरा मानना है कि अभी के लिए स्टॉप लॉस जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है उनके लिए 19,300 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए आपको ये ट्रेल करना पड़ेगा। अभी के लिए टारगेट्स कोई सामने नहीं निकल के आ रहे, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करने की सलाह होगी। यह है आपके लिए नेस्ले पर राय। मजबूती के साथ नेस्ले का स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पर अच्छी खरीदारी अब भी होती हुई आपको दिखेगी। तो काफ़ी बेहतरीन एक्शन आपको कई सारे स्टॉक्स में इस वक्त होते दिख रहा है और वो सारे के सारे आपको एफएमसीजी स्टॉक से नजर आएंगे। एक और स्टॉक जिसका सुबह जिक्र कर रहे थे, एक बार फिर से जैन साहब से भी राय ली जाए। पॉलीप्लेक्स जैन साहब 4% मजबूत है, आज कमजोर बाजार में भी 1500 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आपकी कोई राय इस पर? 33 रुपए का डिविडेंड पिछले हफ्ते या इसी हफ्ते रिजल्ट के साथ ऐलान किया है कंपनी ने, बताएं सर। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, इसमें तो मतलब अपनी टीम ने जबरदस्त रिसर्च दी है, वन आफ्टर दी अनदर सारे जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग वाली कंपनियां हैं। और आपकी एक लाइन मुझे बहुत कैची लगी थी आज की, ये इंडिया की ट्रू एमएनसी है जहां पे इनके मतलब 6-7 प्लांट में से शायद 4-5 प्लांट्स बाहर है, तो बिल्कुल बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रही है और वैल्यूएशंस अभी भी सस्ते। और पिछले इस अगर पूरी रैली में देखें तो ये सारी कंपनियां जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग वाली और ये फिल्म्स वाली कंपनियां जबरदस्त परफॉर्म किया है। डिविडेंड देने का तो हर क्वार्टर में डिविडेंड देना बहुत बड़ी बात है। सो आई फील कि जिन्होंने ले रखा दे मस्ट एंजॉय। एंड अभी भी इतना मूव आने के बाद भी वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं और थोड़ा बहुत अब ऊपर के लेवल से करेक्ट ही हुआ, तो मैं तो यही बोलूंगा कि इट्स अ गुड होल्ड एंड डिविडेंड डील जबरदस्त दे रखा है, तो मेरे हिसाब से इट्स अ गुड प्ले। एंड यूफ्लेक्स, पॉलीप्लेक्स, ये सारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सो इट्स अ गुड होल्ड। या एंड बेक्टर्स फूड के बारे में भी बात हो रही थी अनिल जी, जस्ट टू ऐड कि ये बहुत बढ़िया, मैंने इनफैक्ट इसको जैन साहब के जेन्स में भी 420-30 के लेवल्स पे किया था, वहां से करेक्ट भी और अब ऐसे लेवल्स पे जहां से डाउनसाइड रिस्क लगती नहीं है। और हमने देखा किस तरीके की लिस्टिंग हुई थी, 600 प्लस भी ये गया हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो इसको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। राकेश जी के साथ पूरा मैं सहमत हूं कि इसको बाय करना चाहिए। और पिछले 2 क्वार्टर्स में मैंने देखा बजाज होल्डिंग्स ने भी इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, स्टेक बढ़ाई है, तो और FIIs DIIs का कॉन्फिडेंस देख के और भी स्टॉक में मुझे और कॉन्फिडेंस आता है। और मैंने आज सुबह ही इनफैक्ट स्टॉक भी रेकमेंड किया था, ये नए जो IPOs आ रहे हैं, ये IPOs वाले स्टॉक्स में काफी वैल्यू दिखती है मुझे, तो मेरे हिसाब से स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए। बिल्कुल, तो बेक्टर्स फूड पे भी जैन साहब को भरोसा है, पॉलीप्लेक्स पे तो जबरदस्त मूव आ रही है जहां पर जैन साहब का भरोसा है। और नजर रखिए कंजम्पशन से जुड़ी कंपनीज में आज चौतरफा आपको तेजी बनती हुई दिख रही है। कोई भी कंजम्पशन स्टॉक उठा के देख लीजिए, वहां पर आपको एक्शन दिखेगा। अभी अभी टाटा कंज्यूमर में भी एक्शन आना शुरू हुआ है, मूवमेंट पकड़ते हुए दिख रहा है टाटा कंज्यूमर। कुणाल जी इस पर भी राय दें, बाकी FMCG कंजम्पशन स्टॉक से मुकाबले अभी तक इतनी मूव नहीं आई, तो क्या टाटा कंज्यूमर नेक्स्ट है? बिल्कुल है दीपांशु, बहुत ही जबरदस्त चार्ट है और चार्ट देख करके लगता है कि बहुत ऊपर के लेवल्स आएंगे। स्टॉक में जिस तरह का स्ट्रक्चर है, देखिए बहुत कम ऐसा होता है कि एक वीकली ब्रेकआउट आपको टाटा कंज्यूमर, नेस्ले जैसे शेयर्स में देखने को मिलता है। तो मेरे जैसे लंबी अवधि के निवेशक के लिए तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे लगता है टाटा कंज्यूमर भी बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से भी मुझे लगता है एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर दर्ज होता हुआ दिख रहा है। यह स्टॉक भी 4 डिजिट्स की तरफ बढ़ रहा है, हर गिरावट में बाय करने की राय। ओके, तो यहाँ पर गिरावट में बाय खरीदारी करने की राय आपके लिए टाटा कंज्यूमर्स में भी आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते आगे, जो स्टॉक्स एक्शन में आपको नजर आ रहे हैं उन्हीं पर फोकस करते हुए इस वक्त आप देख सकते हैं एक और स्पेस है जहां पर बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है और वो है सेमीकंडक्टर्स की। तो सारी ऑटो कंपनियां सेमीकंडक्टर्स की कमी से जूझ रही है, इसी पर एक रिसर्च और डिटेल्स निकाल कर लाए हैं कुशल गुप्ता। कुशल बताइए क्या है जानकारी आपके पास? बिल्कुल, तो इंडियन कंपनीज तो अनिल जी डिफिकल्टी ये फेस कर ही रही थी। आपने 2-3 दिन पहले भी देखा था कि ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि मारुति जो है अपनी प्रोडक्शन कट्स करने वाली है। उनका जो मनेसर प्लांट है वहां पर सेमीकंडक्टर के इश्यूज हैं। उसके पहले टाटा मोटर्स का भी हमने देखा। पर अब जो ग्लोबल कंपनियां हैं जिसमें वोक्सवैगन, टोयोटा जैसी कंपनियां शामिल है, वहां पर भी अब प्रोडक्शन कट आने वाले हैं। खासकर अगर मैं वोक्सवैगन की बात करूं तो अब ये अंदेशे लगाए जा रहे हैं, वोक्सवैगन ग्रुप ने ये कहा है कि यहां पर चिप की कमी होने के कारण जो शॉर्टफॉल होगा और जो प्रोडक्शन कट होगा वो आगे के लिए काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस अब ये बनाकर चल रहे हैं, क्योंकि जो तीसरी तिमाही है वहां पर
पर्टिकुलरली काफी ज्यादा वॉलेटाइल और टाइट सिचुएशन रहने वाली है सेमीकंडक्टर सिचुएशन को लेकर। इनफैक्ट सितंबर महीने में उत्पादन में करीब 40% की कटौती जो है टोयोटा करेगा, ऐसा उन्होंने ऐलान कर दिया। और इसी वजह से जापान में इनका जो मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट में इनकी जो लिस्टिंग है उसमें करीब 4-4.5% की गिरावट भी हमें देखने को मिली थी। इनफैक्ट 9 लाख वाहन ये बनाने वाले थे, उसके अनुमान के मुकाबले अब केवल करीबन 5 लाख वाहन ये बनाते हुए नजर आएंगे। तो डेफिनेटली वोक्सवैगन और टोयोटा जिस तरह का प्रोडक्शन कट जो है इन्होंने अनाउंस किया है, खासकर टोयोटा ने तो क्वांटिफाई भी कर दिया इसको लेकर आगे जो कंपनियां हैं, इनसे जुड़ी हुई जो कंपनी जो इनको सप्लाई करती है, वहां पर इंपैक्ट आने का हमारा अनुमान है। जहां पर मदरसन सुमी इन फोकस है, आप देखिए 4-4.5% की गिरावट यहां पर हमें आज के सत्र में देखने को मिल रही है, क्योंकि वोक्सवैगन ग्रुप से आय का करीब 28% हिस्सा जो है ये कैरी करते हैं, और FY19 में तो कुल आय का यूरोप से करीब 40% हिस्सा था। तो डेफिनेटली ग्लोबल जितनी भी कंपनियां हैं वहां पर चिप शॉर्टेज का इंपैक्ट आ रहा है, और लाइक वाइज जितनी भी ऑटो एंसिलरी कंपनियां हैं, मिसाल के तौर पर सुप्रजित इंजीनियरिंग भी इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों में सप्लाई करती हैं अपने, वहां पर भी इंपैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है आपको। बट डेफिनेटली ये सारी कंपनियां सेमीकंडक्टर इशू अभी भी और गहराता हुआ दिख रहा है। आपके लिए सारी सेमीकंडक्टर्स और OEMs बनाने वाली कंपनियां, इनके लिए बड़ा मुश्किल भरा वक्त, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की और चिप्स की सप्लाई बड़ी मुश्किल से होती हुई दिख रही है, और इससे कई सारी कंपनियों को यहाँ पर नुकसान होता हुआ आप साफ देख रहे हैं। देखते हैं कब तक ये सप्लाई फिर से बहाल होती है, और कुछ हद तक ऑटो कंपनियों में जो करेक्शन दिखा है, जो कुछ कमजोरी दिखी है, कुछ दबाव दिखा है पिछले कुछ दिनों में, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई नहीं है, और उसके चलते प्रोडक्शन पर काफ़ी कुछ असर पड़ता हुआ दिख रहा है। जैन साहब, आज की लिस्टिंग पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। कार ट्रेड, अगर आप कोई ओपिनियन रखते हैं तो 1618 रुपये की इश्यू प्राइस, और आज वही हाई है, यानी कि 1600 रुपये के आसपास या इसके ऊपर ट्रेड हुआ नहीं है, 1600 के आसपास लिस्टिंग हुई थी। कोई आइडिया क्या करना चाहिए कार ट्रेड में? अब 100 रुपये नीचे अपनी इश्यू प्राइस से 1618 की इश्यू प्राइस के मुकाबले में 1510 है, क्या करेंगे? वेरी फ्रैंकली, जब मुझे भी रिकमेंडेशन देना था और हमने हमारे क्लाइंट्स को यही रिकमेंड किया था कि ओनली हाई रिस्क टेकिंग कंपल्सिव IPO इन्वेस्टर्स कैन अप्लाई फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। मतलब इवन मुझे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी मैंने फोर्सफुली किया, क्योंकि कुछ चीजें ठीक लग रही थी, और कुछ तो ये देखिए मुझे इन बिजनेसेस से वैसे मैं थोड़ा सा वो रहता हूँ, मतलब मैं एवर्ड्स हूँ, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता जब ये ठीक है। ये अभी जो एक होड़ चल रही है कि पी इन्वेस्टर्स को अब लग रहा है कि मार्केट्स ऐसा माहौल बना रखे हैं, और रोज एक नया यूनिकॉर्न पैदा हो रहा है, इतने 22-23 यूनिकॉर्न इस साल में पैदा हो गए, और फिर पैदा होते हैं, और फिर उसके बाद ये एक बहुत बढ़िया माध्यम हो गया IPO। और वहां पे भी इन दिनों में जो जेन Z, जेन Y और मिलेनियल्स वो लोग जब आ रहे हैं और खूब सारे डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, तो जिस तरीके का रेस्पॉन्स IPOs को मिल रहा है, तो ये थोड़ा भयावह है, थोड़ा डरावना है। मैंने आज इनफैक्ट ट्वीट भी किया था कि अब, और आपका एक लाइन मुझे अगेन याद है, आप भी बोलोगे कितनी याद रखते और कितनी नोटिस करते हैं बात को, कि IPO मार्केट में भी करेक्शन आ गया है, एंड वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि हर कोई जहां पे पी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर रखा, और आजकल कई प्री IPO में भी लोग बाग लगाते हैं, इन्वेस्टिंग होती है, सो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और मैंने ये जो 5-6 IPOs आए थे, सिर्फ उनमें से एक कृष्णा को रेकमेंड किया था, हालांकि उस दिन तो मैं सही था, थोड़ा बहुत ऊपर भी गया, बट आज फिर से ये नीचे है, मार्केट्स का माहौल भी ऐसा है, बट वन हैज टू बी वेरी वेरी कॉशियस। और ये जितने भी स्टार्टअप्स टाइप की कंपनियां, इनमें क्या होता है, आपको 8-10 स्टॉक्स ऐसे टाइप के रखने पड़ेंगे, उनमें से 1-2 काम करेंगे। जैसे पी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, यू हैव टू बिकम अ वेरी वेरी मिनिस्क्यूल, छोटा सा पी इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, तब जाके इन कंपनियों में आप इन्वेस्टिंग से कमा पाओगे। आप सोचो कि मैं 1-2 ये स्टॉक रख लूं और वो ही नहीं चले, सो वन हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक इन एंड वेरी वेरी लॉन्ग टर्म, तो पैसा कमाने के लिए। सो आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। तो ये है आपके लिए राय नई कंपनियों पर। फिलहाल कार ट्रेड नुकसान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। ये है आपके लिए कमजोर लिस्टिंग। विंडलैस बायो के बाद एक और कमजोर लिस्टिंग होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट कृष्णा भी अपने इश्यू प्राइस से नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो एक्सारो टाइल्स अपनी इश्यू प्राइस के बेहद नजदीक आ गया, 120 रुपए की इश्यू प्राइस से 121 पर आ चुका है। तो यानी कि मामला बड़ा गड़बड़ है। एक एक्सेप्ट जोमेटो को आज छोड़ दें, जो 4% ऊपर है, 76 रुपए की इश्यू प्राइस के मुकाबले में ऑलमोस्ट दुगुने पर ट्रेड कर रहा है। बाकी स्टॉक्स के लिए मुश्किल भरा वक्त चलता हुआ इस वक्त आप देख सकते हैं। कई सारे IPOs और हाल ही की लिस्टिंग्स में कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं
जो बेहद कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। बाजार भी 14,500 के ऊपर निकलने में थोड़ी सी मुश्किल है 14, लेकिन फिर भी दिन के हाई पॉइंट के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में सिमी जी तैयार है अपनी एक और बेहतरीन पिक के साथ, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। बताएं सिमी जी। अनिल जी, एक नेक्स्ट वीक के लिए स्टॉक अच्छा लगा है। अब बुधवार को मैंने मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट्स में बाय कॉल दिया था, स्टॉक हाई भी बनाया था। अभी स्टॉक एकदम सुबह जब खुला था जो रिट्रेसमेंट होने का था हो गया है, अभी 700 के ऊपर अच्छी तरीका से पूरा दिन होल्ड कर गया। इसमें अनिल जी मुझे लगता है कि पोजीशन नेक्स्ट वीक के लिए बनाना चाहिए। 705 704 के आसपास अभी है स्टॉक। मुझे लगता है कि करंट लेवल पर मैकडॉवेल वापस खरीदना है और नेक्स्ट वीक तक इंतजार करना है, क्योंकि इसमें ब्रेकआउट तो लास्ट डे आ ही गया था। आज थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी हो चुका है और ये स्टॉक 690 के नीचे नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो स्टॉक आगे जाके 725 से 740 का रेंज तो जरूर अचीव करेगा। तो करंट लेवल पर मैकडॉवेल को खरीदने का सलाह होगा। 690 का स्टॉप लॉस होगा, और अगर ये स्टॉक आज ही के आज 710-12 के ऊपर जाके बंद कर लेता है तो ये स्टॉक मेरा नेक्स्ट वीक के लिए पिक ऑफ द वीक हो जाएगा। बड़ी मूव के लिए तैयार है यूनाइटेड स्पिरिट्स। वेडनेसडे को बड़ी मूव आई, आज वीक बाजार में कंसोलिडेट करा है स्टॉक ने और अब फिर से तेजी के लिए है तैयार। तो नजर रखेंगे इस काउंटर पर। नजर रखते हैं सुमित जी की रिकमेंडेशन पर भी, चलते हैं उनके पास सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक और एक वीक स्टॉक मेरे रडार पे आया है, सेल करने का काउंटर है जिसका नाम है फार्मा स्पेस का है, जिसका नाम है बायोकॉन। ये एक वीक काउंटर है दीपांशु, इसके अंदर कंटिन्यूसली दबाव देखने को मिला है और आज फरवरी महीने के लो टूट रहे हैं। तो 360 के नीचे जो ये आया है ये और वीकनेस दिखा सकता है। 350 रुपए 342 रुपए तक के लेवल बायोकॉन में शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। 370 इसका ऊपर में हर्डल बनेगा, वो रेजिस्टेंस है। जब तक वो लेवल ऊपर में नहीं टूटेगा तब तक इसमें सेल साइड में पोजीशंस होल्ड करना है। 370 के स्टॉप लॉस से बेचना है, 350 342 के टारगेट्स के लिए। ऑप्शंस के जरिए भी इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है 1 से 2 दिनों के लिए। 360 वाला पुट अभी सीएमपी पे खरीदारी करे, 6 रुपए का भाव चल रहा है, 2 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 11 रुपए से लेकर 15 रुपए तक के लेवल बायोकॉन के 360 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 2 रुपए के स्टॉप लॉस से 1 से 2 दिन के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 11 से 15 के टारगेट के लिए 360 वाला पुट। सुमित जी, आप सारे के सारे फार्मा शेयरों को बीमार करके छोड़ेंगे। डॉक्टर कौन सा तीसरा नंबर आया ना इसका, लुपिन, बायोकॉन और उसके पहले कौन सा, डॉक्टर रेड्डी, 3 हो गए ना जी अनिल जी। लुपिन का टारगेट अचीव, सारे के सारे बीमार है, सारे के सारे बीमार है, दवाई की जरूरत है इनको। ओके, चलिए तो बिल्कुल शॉर्ट के लिए एकदम सही जगह ढूंढ ली है सुमित जी ने। कमजोर बाजार में अगर आप शॉर्ट करने का इरादा रखते हैं तो यहाँ पर फार्मा शेयर दिख रहे हैं सुमित जी को, एक एक करके करेक्शन में आते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ से नीचे का रास्ता भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बिकवाली के मौके बन सकते हैं। सुमित जी बायोकॉन में बेचने की राय देकर चल रहे हैं, इस वक्त आपके लिए यहाँ पर एक्शन भरपूर है। आइए अब देख लेते हैं, 7 ही होने चाहिए मेरे ख्याल से। कितने स्टॉक्स हैं बैन में देख लेते हैं और कितने बाहर निकलने की तैयारी में या एंट्री का इरादा रखते हैं। देवांशी तैयार है हमारे साथ बताने के लिए बैन से बेनिफिट। बताएं देवांशी, कितने 7 शेयर है ना इस वक्त बैन में? 7 शेयर है सर। ओके, तो फिलहाल तो एक्सपायरी के नजदीक पहुंचे तो कम से कम आज ऐसे स्टॉक्स तो ज्यादा नहीं होंगे कि जहां पर वॉल्यूम ना हो। जी 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 बोलिए सर। अब देखिए, आज एक ही स्टॉक की उम्मीद है कि बाहर निकल सकता है, बाकी सारे के सारे बैन में बने रहेंगे। कौन सा है वो स्टॉक और कोई नई एंट्री की भी संभावना? कैडिला हेल्थ केयर है जो शायद बैन से निकल सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली 80% फिलहाल मार्केट वाइड पोजीशन है। अगर 80% के नीचे जाता है तभी ये बैन से बाहर आएगा। एक और स्टॉक है एनएमडीसी, हमने
पहले भी देखा था, परसों भी देखा था कि इसकी मार्केट वाइड पोजीशन 100% से ज्यादा थी लेकिन बैंड में नहीं आया था। तो आज शायद पॉसिबिलिटी है कि एनएमडीसी आ जाए, क्योंकि आज भी इसकी मार्केट वाइड पोजीशन 108% बन चुकी है। बिल्कुल रोल ओवर चल रहे हैं, तो हो सकता है अंत में वापस पोजीशन कम हो जाए, लेकिन 108% अभी पोजीशन है एनएमडीसी में ओपन, और जाहिर सी बात है फिर बैंड में आने का ये कैंडिडेट है। और केडिला एकदम बॉर्डर पे है 80% पर, अगर थोड़ी बहुत पोजीशन और रिड्यूस होगी तो ये बैंड से बाहर निकल जाएगा, लेकिन बाकी स्टॉक बैंड में बने रहेंगे। लेकिन आखिरी मिनटों में मेटल शेयरों में बिकवाली और तेज होती हुई दिख रही है और गहराती हुई नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे तो ढेर सारे मेटल स्टॉक्स इस वक्त आपके रडार पर ऐसे नजर आएंगे जहां पर कमजोरी बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है अब मेटल शेयरों में। टाटा स्टील देखिए, याद नहीं आता पिछली बार इतनी तेज गिरावट। एनएमडीसी 10% का लोअर सर्किट है, वेदांता 9% नीचे, टाटा स्टील 9% नीचे, और जेएसपीएल में 7-8% का नुकसान है, सेल 8% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील 7% नीचे, नेल्को 7%। तो मेटल शेयरों में चौतरफा तेज बिकवाली का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, सबसे ज्यादा पिटते हुए, सबसे ज्यादा बिकवाली की मार झेलते हुए। इसके अलावा एक दो स्टॉक और है जो मेटल में नहीं होने के बावजूद कमजोर है। इंडिया बुल्स हाउसिंग 8% नीचे, ये भी बैंड में है, बैंड में होते होते ये भी कमजोर होता हुआ दिख रहा है। और एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है जो 7% कमजोर है। तो आज कई सारे स्टॉक्स हैं ऐसे जहां पर बड़ा एक्शन कमजोरी की तरफ बनता हुआ दिख रहा है, जिनमें मेटल शेयर सबसे आगे है, यहां पर तेज मार पड़ती हुई दिख रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, क्या इसने कुछ अहम लेवल्स तोड़े हैं? जरा किरण जी इसके चार्ट देखिए और दीजिए अपनी राय। 41.5 रुपए के आसपास है, ये भी 7% नीचे। अनिल जी, चार्ट पैटर्न तो अभी तो थोड़ा वीक ही देखने को मिल रहा है और अभी नजदीक में कोई बड़े सपोर्ट्स नहीं है। डायरेक्ट जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो 39 लेवल्स के आसपास है, तो मेरा मानना है कि उधर तक जाने की क्षमता ये स्टॉक रखता है। अभी के लिए कोई बाइंग करने की सलाह नहीं होगी। 39 के आसपास हम वापस एक बार रिव्यू लेंगे कि बाय करना है क्या नहीं करना है। ओके, 39 तक आने दीजिए, यहाँ से थोड़ी और गिरावट आपको आती हुई दिख सकती है। पर नजर रखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डेज लो पर कर रहा है ट्रेड। बाजार पर क्या करके जाना चाहिए वीकेंड से पहले, आइए ये भी जान लेते हैं अनिल जी के साथ। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज कमजोर हैं, बट जब हमने शो की शुरुआत करी थी तब डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट्स नीचे थे। जब आपसे आखिरी बार स्ट्रैटेजी ली थी 2:30 बजे तब डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट्स नीचे थे। अब देखिए 90 पॉइंट नीचे हैं, तो रिकवरी भी थोड़ी हुई है डाउ फ्यूचर्स में। और परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो 1/4% की गिरावट है। नास्डैक फ्यूचर्स में आपको थोड़ी सुस्ती जरूर आती हुई दिख रही है सर। यूरोप के बाजार सुस्त हैं, बट कोई फर्दर सेलिंग नहीं आई है, हल्की सी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। उसके सामने जो अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो 1.23% के पास स्टेबल है, कोई मूव वहां पर नहीं आ रही है। कच्चे तेल में आप जरूर प्रेशर देख रहे हैं, आज लगातार 7वें दिन आप गिरावट देख रहे हैं। गोल्ड और डॉलर एक रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, क्या करना चाहिए सर? देखिए, वैसे देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट से बहुत समस्या तो नहीं दिख रही फिलहाल, जिस हिसाब से आपको डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट दिख रहे हैं, लेकिन वोलेटाइल बहुत है, इसलिए अंदाजा लगाना मुश्किल काम है कि एग्जैक्टली अमेरिका में किस तरह का ट्रेड हो सकता है। एक अच्छी स्मार्ट रिकवरी भी आ सकती है या तेज गिरावट भी आ सकती है। दूसरा एक ग्लोबल मार्केट्स के साथ जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं वो आपको कंफर्ट नहीं दे रहे। देखिए चल क्या रहा है आज, सिर्फ और सिर्फ एफएमसीजी शेयर, और वो सारे वो शेयर हैं जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ जिनका कंजम्पशन है वहां कोई समस्या नहीं है, और जो ग्लोबल मार्केट से जुड़े हुए हैं मेटल्स, वो और एक्चुअली आखिरी आधे घंटे में जिस तरह की मेटल्स में तेज गिरावट होती दिख रही है वो और ज्यादा परेशान करने वाली है। क्योंकि आप देखिए 10% एनएमडीसी, टाटा स्टील, वेदांता जैसे शेयर कमजोर हों तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर ग्लोबल मार्केट के से कंफर्ट लेना थोड़ा मुश्किल काम है। तो मेरा पॉइंट यही है, जितने हल्के रहें उतना बेहतर है। निफ्टी की क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं हो रही है तो बहुत खराब भी नहीं हो रही है। ऐसा भी नहीं कि 16,350 375 के नीचे बंद हो रहा है, वहां नहीं हो रहा है। 16,475 के ऊपर भी बंद नहीं हो रहा है, तो बीच में बंद हो रहा है। यानी कि जो कुछ अब फ्रेश ट्रेड करना है आप सोमवार को करें। जितनी पोजीशन कम रखें ओवरनाइट उतना ठीक है, लॉन्ग साइड पर भी और शॉर्ट साइड पर भी, क्योंकि गैप से ओपनिंग ऊपर नीचे की तरफ हो सकती है, उसके लिए आपको तैयारी रखनी। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से हल्के रहें, अपनी पोजीशन जितनी कम करें। एक बार जब बाजार सेटल हो जाए उसके बाद फिर से दिमाग लगाएं। जी दी।
बिल्कुल बिल्कुल सर, तो थोड़ा बाजार को सेटल होने दीजिए क्योंकि काफ़ी तेज़ गिरावट आपको आती हुई दिखी है, स्पेशली जो वेडनेसडे को ग्लोबल मार्केट्स में हुआ और हमारे बाजार आज एडजस्ट हुए हैं। पर कुछ फाइनल कॉल्स भी ले लेते हैं, चलते हैं सुमित जी के पास, बिल्कुल उनके लिए सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, जाते जाते एक और सेल कॉल रडार पे आ गया है, ये भी वीक काउंटर है और स्टॉक का नाम है टाटा मोटर। टाटा मोटर ने रिसेंट का लो तोड़ दिया है, जो रिसेंट के लोज बने थे उसके नीचे अभी आ चुका है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि टाटा मोटर के अंदर भी एक बार 275 रुपए से लेके 272 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और टाटा मोटर का ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 290 रुपए का है। यानी कहने का मतलब आज का जो हाई लगा है वो जब तक अब टूटेगा नहीं तब तक इसके अंदर एक बार बाय का व्यू अवॉइड करना है। नीचे में 275 से 272 रुपए तक के लेवल 1 से 2 दिनों के अंदर टाटा मोटर में देखने को मिल सकते हैं, तो सेल करके चलने का सलाह रहेगा टाटा मोटर पे। यहाँ पे सीएनबी पे स्टॉप लॉस 290, टारगेट 275 और 272। ओके, तो टाटा मोटर्स यहाँ पर करें बिकवाली, ये है आपके लिए सुमित जी की राय। दोनों तरफ के ट्रेड्स इस स्टॉक में मिलते हैं और जब भी मिलते हैं आप फिर मूव्स भी वैसी ही आती हुई देखते हैं। तो टाटा मोटर्स इस पर करनी है बिकवाली। इस बीच एनएमडीसी पर 10% का वायदा कारोबार का निचला सर्किट आपको लगते हुए दिख रहा है, तो नजर रखिए उस काउंटर पर। वेदांता में है कमजोरी, टाटा स्टील भी आज 9% आपको गिरते हुए दिख रहा है। जेएसपीएल, सेल, नैल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, तो मेटल्स ही हैं आज के सबसे बड़े लूजर्स और सबसे भारी गिरावट भी आपने यहीं पर आती हुई देखी है। इंडियाबुल्स हाउसिंग, यहां पर भी आपने वीकनेस देखी है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर राय लेनी थी, ऑटो स्टॉक्स में वीकनेस है और कुशल बता भी रहे थे कि कैसे चिप्स की शॉर्टेज की वजह से ऑटो कंपनीज अपना प्रोडक्शन कम कर रही हैं। भारत फोर्ज, ऑटो एंसिलरी की दिग्गज, किरण जी इस पर राय दें। 6.5% की गिरावट रही है, अन्य ऑटो स्टॉक्स के साथ ही ये भी गिरा है। अब भारत फोर्ज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे सर? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के वही है। 750 का पिछला स्विंग बॉटम था, 748 की बात करेंगे तो वही उसके बिल्कुल कगार पे है। तो मेरा मानना है कि अगर ये सपोर्ट्स होल्ड करता है तो बहुत बेहतरीन बात होगी, वापस एक बार पुल बैक देखने को मिलेगा। पर जिस तरीके से पिछले 4 दिन में पूरे के पूरे जो तेजी थी वो खत्म कर दी है, तो ऊपर में सप्लाई भी देखने को मिल जाने चाहिए। तो मेरा मानना है कि अभी बेचने की वक्त नहीं है, एक पुल बैक पे बेचे। 780 के लेवल्स आपको आते दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए, अगर ये सपोर्ट्स जो स्विंग सपोर्ट्स थे वो टूटे नहीं। स्विंग सपोर्ट्स का बॉटम है लगभग 748। 48 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा भारत फोर्ज के लिए। औरोबिंदो, बंसल जी इस पर भी राय दें। 740 750 के सपोर्ट की बात हो रही थी, आज डिसाइसिवली तोड़ा है, बल्कि 700 के नीचे क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। अब औरोबिंदो पर क्या व्यू बनता है सर? देखिए दीपांशु, व्यू तो रेगुलर नेगेटिव है। स्टॉक कंटिन्यूसली सारे सपोर्ट तोड़ता आ रहा है और देखें अगर आप इसको टेक्निकली देखें तो इसने 23 जुलाई से एक बार भी एक अपसाइड की पॉजिटिव कैंडल नहीं बनाई है और सारे सपोर्ट तोड़ दिए हैं। स्टॉक ने आज एक मेजर सपोर्ट जैसे आपने मेंशन करा 750 का भी सपोर्ट तोड़ा है, तो कोई भी उछाल आता है तो निकलने की राय होगी। कोई भी उछाल आता है तो निकलने की ही राय है जहां तक औरोबिंदो फार्मा की बात है। इस हफ्ते आपने काफ़ी भारी गिरावट इस काउंटर पर आती हुई देखी है। इसके साथ ही बड़ी गिरावट आपने कुछ और फेवरेट स्टॉक्स पर भी आते हुए देखी है। पीवीआर उनमें से एक है। अगेन ये रीओपनिंग थीम था, बट जो बेल बॉटम मूवी की रिलीज हुई है उसके इनिशियल फिगर्स अच्छे नहीं हैं। बाजार काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहे हैं उन फिगर्स को देखकर। वागले साहब पीवीआर पर जरा राय दें। 5% का ब्रेकडाउन आज। दीपांशु, आज के माहौल में सभी काफी स्टॉक्स का पैटर्न बिगड़ा है। पीवीआर उनमें से एक है। ऑन द हायर साइड 1450 का ये टॉप क्लियर नहीं कर पाया। अभी अगर ये 1300 के नीचे ट्रेड होने लगेगा तो इसमें एक 100 रुपए की और डाउन मूव आ सकती है। मुझे लगता है ये 1200 तक भी जा सकता है, तो निकल जाना चाहिए अगर आप लॉन्ग होल्ड कर रहे हो तो। या ऑन अ बाउंस शॉर्ट भी किया जा सकता है। मुझे लगता है 1350 की शॉर्ट लॉस से शॉर्ट करेंगे 1200 के टारगेट के लिए। 1200 के टारगेट वागले साहब? जी, मुझे बड़ा वाला ब्रेकडाउन दिख रहा है दीपांशु। इसका पैटर्न बिगड़ा हुआ है। इसको 1350 का लेवल ब्रेक करना नहीं चाहिए था। मुझे एक 8 से 10% की डाउन मूव अगले कुछ दिनों में दिख रही है अगर ये 1300 ब्रेक करता है।
ओके, तो 1300 अगर ब्रेक करता है तो 1200 तक के लेवल्स पीवीआर में आपको आते हुए दिख सकते हैं, नजर रखिएगा इस काउंटर में। चलिए फिर चलते हैं क्लोजिंग की तरफ। सिर्फ 10 निफ्टी स्टॉक्स हैं जिन्होंने पॉजिटिव टेरिटरी में होल्ड किया है, 40 स्टॉक्स नेगेटिव क्लोज हो रहे हैं। एचयूएल सहारा देने की पूरी कोशिश करी, 5% ऊपर रिकॉर्ड हाई पर यह काउंटर। ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, नेस्ले ने भी इनका सहारा दिया और साथ ही एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों में खरीदारी रही। बजाज फाइनेंस भी पॉजिटिव था पर उसके सामने देखिए बट मेटल में आई है स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को टॉप 3 लूजर ही बंद हुआ। साथ ही आपने वीकनेस देखी है एसबीआई पर, इस पर कटौती, साथ ही कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5% नीचे था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की वीकनेस आई। निफ्टी से ज्यादा गिरावट थी बैंक निफ्टी की, 550 अंक नीचे, बट प्रोविजनल तौर पर लग रहा है कि शायद 35,000 का लेवल क्लोजिंग पर होल्ड करते हुए आपको दिख सकता है। वायदा कारोबार की बात करें तो अगेन 10% के निचले सर्किट के बाद और गिरावट एनएमडीसी में आती हुई 10.5% नीचे। वेदांता, टाटा स्टील, जेएसपीएल, सेल, इन सभी स्टॉक्स में भारी गिरावट। नाल्को को भी उसमें आप जोड़ लीजिए। साथ ही आपने देखा बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पर बड़ा ब्रेकडाउन, 6.5% नीचे ये काउंटर बंद हुआ है। डीएलएफ 6% गिरकर वापस 300 के लेवल्स के करीब आते हुए। मदरसन, भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड, इन तीनों ऑटो काउंटर्स पर भी कमजोरी दिखी। लुपिन, सुमित जी का सेल कॉल, टारगेट हिट, 5% नीचे। अंबुजा सीमेंट, मन्नापुरम, आरबीएल, बायोकॉन, फेडरल बैंक, गेल, एमएनएम फाइनेंस, आरती इंडस्ट्रीज, कोरोमंडल और एलएनटी फाइनेंस, अक्रॉस द बोर्ड आपने सेलिंग देखी है। कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं था सिवाय एफएमसीजी और चुनिंदा आईटी काउंटर्स के जहां पर आपको वीकनेस नहीं दिखी। माइंडट्री ने किया है होल्ड आउट, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, पिडिलाइट, पेट्रोनेट, एलएनटी टेक्नोलॉजीज, एल्केम लैब्स और बर्जर पेंट्स, कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको स्टडी एक्शन दिखा है। डेब्यू के दिन कार ट्रेड थोड़ा इशू प्राइस के नीचे लिस्ट हुआ और फिर वहां से गिरावट ही आई, रिकवर ज्यादा नहीं हुआ, 7.5% नीचे बंद हो रहा है ये काउंटर। कार ट्रेड पहले ही दिन यहां पर आपको वीकनेस दिखी है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, विंडलेस बायो, रीसेंट लिस्टिंग्स में यहां पर भी कमजोरी। देवयानी इंटरनेशनल भी गिरावट के साथ बंद हुआ। उसके सामने जोमैटो में थोड़ी आपने खरीदारी देखी और एक्सारो टाइल्स ये भी होल्ड आउट आपको करते हुए दिखा। कुछ और कैश काउंटर्स जहां पर आपको पॉजिटिविटी आपको आती हुई दिखी है, नजर रखिए वहां पर। बॉम्बे बर्मा 6.5% का उछाल इस काउंटर पर आपको आते हुए दिखा। पॉलीप्लेक्स लगातार हमारी फोकस लिस्ट में 4% ऊपर। लक्स इंडस्ट्रीज, फोर्टिस हेल्थ, लिंडे इंडिया और गोदरेज एग्रोवेट जो पाम ऑयल से जुड़ी अच्छी खबर है उसका पॉजिटिव रिएक्शन इस पर दिखा। पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लगभग 20% का निचला सर्किट, 18.5% नीचे और उज्जीवन भी साथ में 12% नीचे। नितिन चुग साहब जो सीईओ हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है तो उसका रिएक्शन इस काउंटर पर। अनिल जी, प्रोविजनल बेसिस पर 35,000 बैंक निफ्टी होल्ड करते हुए दिख रहा है सर, पर 1.5% की गिरावट, 550 अंक के करीब नीचे आज, और निफ्टी भी 150 अंकों की गिरावट के साथ 16,400 के जस्ट ऊपर बंद होते हुए सर। बिल्कुल, मिड कैप आईटी शेयर, एफएमसीजी शेयरों ने मोर्चा संभाला है, वहीं से थोड़ी बहुत खरीदारी आती हुई दिखी है। माइंडट्री मजबूती के साथ बंद हुआ है, आज 5% ऊपर यहाँ पर क्लोज होता हुआ नजर आया है। इसके अलावा आप देखें तो कुछ और स्टॉक्स हैं मिड कैप आईटी से। मेजिस्को ये एक और स्टॉक है, मास्टेक ग्रुप की ही कंपनी, यहाँ पर भी अच्छी तेजी 10% की बनती हुई दिखी है। अदानी ग्रुप के 2 शेयर मेरी लिस्ट में दिख रहे हैं, अदानी टोटल, अदानी ट्रांसमिशन, दोनों ही 5% के ऊपरी सर्किट पर बंद होते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर भी एक अच्छी तेजी के साथ बाजार में क्लोजिंग होती हुई दिखी है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर मजबूती रही है, लेकिन कई स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर आज फिर से ज़बरदस्त मार पड़ती हुई दिखी है और उसमें से मेटल सबसे ज़्यादा है। फाइनल क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर नजर आएगी आपको। 118 अंकों के नुकसान के साथ 16,450 पर निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है और 35,033 पर बंद होता दिख रहा है बैंक निफ्टी 520 अंकों के नुकसान के साथ। सेंसेक्स 300 अंकों की कमजोरी के साथ आज क्लोज होता हुआ दिख रहा है। और भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त एक बार जल्दी से डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डाल लें। नैस्डैक फ्यूचर्स 20 से 25 अंक नीचे नजर आ रहे थे और डाउ फ्यूचर्स लगभग 90 से 100 अंक नीचे नजर आ रहे थे। तो एक बार जरा देख लें ताकि सोमवार सुबह जब आप लौटें तो आपको ध्यान रहे कि अमेरिकी बाजारों का क्या हाल था। भारतीय बाजारों की क्लोजिंग के वक्त इस पर भी नजर डाल लेना जरूरी होगा। एक बार डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स आपके सामने हम फायर करेंगे, उससे आपको आइडिया लगेगा। जी हाँ, 140 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं और 35 अंक नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स है। आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। मुश्किल भरा हफ्ता, जहां वैसे तो रिकॉर्ड बनने का सिलसिला चला भी,
5 दिन तक निफ्टी ने लगातार रिकॉर्ड हाइज बनाए, उसके बाद परसों का हल्का फुल्का करेक्शन और आज की भारी गिरावट, भले इंडेक्स में ना हो लेकिन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में काफ़ी कुछ नुकसान होता हुआ दिखा है। विदा लेने का वक्त है। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सभी एक्सपर्ट्स को, पैनलिस्ट को, सिमी जी आपको विशेष तौर पर, और हमारे सारे दर्शकों को धूमधाम से, मार्केट तो ठीक है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, चलता रहेगा ऊपर नीचे, लेकिन त्योहारों के सीजन में मायूसी न लाएं, धूमधाम से मनाएं। कौन जाने त्योहारों के सीजन के बाद फिर से आपके चेहरों पर वही पुरानी रौनक लौटती हुई दिखे। न तेजी परमानेंट है और न ही मंदी, तो चिंता न करें, ये दौर भी गुजर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका, सिमी जी, किरण जी, साथ ही कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और सुमी जी, आप सबका भी दिल से धन्यवाद। एंजॉय योर वीकेंड, हैव फन, एंजॉय विद फैमिली। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।